हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं बीडब्ल्यू की क्लास और इस सेशन पे हम मॉड्यूल 2 जो है वो कंप्लीट करके थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में, इस सेशन पे हम थर्ड मॉड्यूल ही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, वेरी गुड आफ्टरनून दुर्गानंद, मनीष, दिनेश, पुतुल, सुमन, दीप्ति, रिंकू और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, आप सभी को वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट मस्त टाइप से। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली जहां पे हम लोगों ने रुका हुआ था, जहां पे छोड़ा हुआ था कंटेंट, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में। हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखा हुआ था और फिर टर्म्स यूज्ड पे चले गए थे। ठीक, आज टर्म्स यूज्ड का पार्ट कंप्लीट करते हैं मस्त टाइप से और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज जो है वो भी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टाइम टू टाइम ये सब कंटेंट्स को पढ़ते पढ़ते हमको एमसीक्यू सवाल भी बनाना है। ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपकी करनी जरूरी है। वेरी गुड आफ्टरनून हिराग ज्योति, तारिक, दिनेश, राहुल। नेट स्लो चल रहा है आज, लिखा हुआ दिनेश ने। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स यूज्ड में कल हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक तो उसके बारे में, और देन उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है इसको समझा था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए, सो दिस इज आवर मॉड्यूल नंबर 3, थर्ड मॉड्यूल ऑन गोइंग, मैग्नेटिक सर्किट। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं टर्म्स यूज्ड। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टर्म्स यूज्ड में सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स, शॉर्ट में इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग या ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द यूनिट नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट पर यूनिट सेकंड्स के हिसाब से, जिसको कि फाई से डिनोट करते हैं हम लोग। इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। एक वेबर में 10⁻⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो आ जाते हैं पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो फ्लक्स डिनोटेड विथ फाई, यूनिट इसकी वेबर्स। देन सेकंड टर्म फिर हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब? इसको बी से डिनोट किया, इट इज गिवन एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया आ रहा है, उसी के हिसाब से हम इसके बारे में बात करते हैं ना। नैन, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक, वेरी गुड आफ्टरनून, बढ़िया, एकदम मस्त। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और हाँ, एक और चीज इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे थे कि इनका इलेक्ट्रिकल में एनालॉगस क्वांटिटी कौन सा है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट के अंदर वो ट्रेवल करता है, तो इलेक्ट्रिकल में इसका एनालॉगस क्या है? करंट। ठीक, जिसको कि आई से डिनोट करते हैं, एम्पियर उसकी यूनिट। वैसी फ्लक्स डेंसिटी हम लोग देख रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिनोटेड विथ बी, इट इज गिवन एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट हम लोगों ने बताया हुआ था कि वेबर्स पर स्क्वायर मीटर या फिर टेस्ला। इसकी एनालॉगस क्वांटिटी कौन सी थी? इसकी एनालॉगस क्वांटिटी थी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, जिसको J से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू I/A। आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखते हैं जल्दी से। सो हमारा थर्ड पॉइंट है आज का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड पॉइंट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्म में डील कर रहा है। ठीक है, मोस्टली कई सारी चीजें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बता रहा है आपको। ठीक है, बिल्कुल सही विवेक, यस। हाँ बिल्कुल सही अभिषेक, समर आ गया अब तो समर आ गया है ना, गर्मी लगने शुरू हो गई सभी तरफ। बढ़िया, नाइस, बिल्कुल सही। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसका यूनिट और इसका किस से डिनोट करते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूं। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज द फोर्स experienced by
a magnetic material, it is the force experienced by a magnetic material placed near the unit north pole of a magnet. ठीक है, it is denoted by, किससे डिनोट करते हैं इसको? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में इसका फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही अभिषेक, राइट है, H से डिनोट करते हैं। दीप्ति वेरी गुड, H से डिनोट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। राहुल ऐसा है, दिन में नींद आने लग गई, राहुल ने लिखा है, ठीक है। चुनेश्वर वेरी गुड आफ्टरनून डियर। अनुपा वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ ठीक है ठीक है, दीप्ति ने फॉर्मूला लिख के भेजा हुआ है इसका, बहुत ही बढ़िया, राइट है, इट इज करेक्ट। हिमांशु mf/I, ठीक है, लिख सकते हैं, है ना, mf/L होगा ना, I है कि L है? I की जैसा दिख रहा है, शायद L ही आपने लिखा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या, ठीक है, चलिए जब mf के फॉर्मूले पे जाएंगे तो ये फॉर्मूला भी समझेंगे। फिलहाल इट इज डिनोटेड विथ H and it is given as H is equals to Ni/L। इन सब का क्या मीनिंग होता है अभी लिख लेते हैं उसको। Here N stands for the number of conductor turns, N stands for the number of conductor turns, I for the supply current, I जो है वो किसको शो कर रहा है? सप्लाई करंट को इन एम्पियर्स। और L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर इन मीटर्स, ऐसा। तो H का फॉर्मूला जो हम बताते हैं दैट इज गिवन एज Ni/L, या इसका अगर आप रिलेशनशिप प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहें तो इट इज गिवन एज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये किस केस में? जब हम लोगों ने N और L को कांस्टेंट लिया है। ठीक है, हाँ दुर्गानंद, आई कैन अंडरस्टैंड यार, ये चीज तो होता है ना, क्लास करते करते थक जाते होंगे आप लोग, है ना, बट ठीक है, कोई नहीं, अभी रेस्ट रहेगा कल एक दिन का, आप लोग चीज़ों को समराइज कर सकते हैं, रिवाइज करते बनेगा, आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा, है ना, तो पूरे हफ्ते भर में जो जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज भी कर पाएंगे, और प्लस थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेंगे तो चीज़ें कितना ग्रास्प हुई हैं वो भी समझते बनेगा हमको, है ना। कई बार हमको खुद को नहीं पता होता है कि हम कितनी चीज़ें ग्रास्प किए और कितना छूट गया माइंड में। वीडियो देखते देखते में ऐसा लगता है, या लाइव क्लास अटेंड करते करते ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें हमको समझ आ गई, सब याद हो गया, बट कभी कभी भूल जाते हैं ये चीजें, है ना, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा फिर। हाँ जी, तो अब बात है इसकी यूनिट की। नयन ने लिखा म्यू इनटू मैग्नेटिक फील्ड, म्यू इनटू मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अभी लिखते हैं इसके बारे में, है ना। सो H जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सप्लाई करंट के। ये किसके केस में लागू होगा? केवल इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में लागू होगा। अगर मैं परमानेंट मैग्नेट ले लूं तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड होगा क्या इसके लिए? ये फॉर्मूला परमानेंट मैग्नेट के केस में वैलिड है कि नहीं है, बताइए। है ना, बताइएगा एक बार। अच्छा, हेलो रंजन, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। बैक स्लाइड, अच्छा स्लाइड पीछे करूं मैं? ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। इससे पहले ये दो चीजें बस हम लोग लिखे थे प्रीवियस क्लास, यानी कल की क्लास में लिखे थे, है ना। हाँ, उस पर तो कभी नहीं लागू होगा ना, उस पर नहीं लागू होगा। बिल्कुल सही दिनेश, हिमांशु, अनुपा, बिल्कुल सही। परमानेंट मैग्नेट के केस में भाई हमको नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स या सप्लाई करंट के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी ना होती है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फिक्स्ड रहती है, वहां पे फिक्स रहती है। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड बिकॉज देयर इज नो टर्न्स। बिल्कुल सही, रिंकू ने लिखा नो सर बिकॉज परमानेंट मैग्नेट में लेंथ फिक्स है। भाई परमानेंट मैग्नेट की लेंथ थोड़ी ना हम बदल सकते हैं, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल सकते हैं क्या? नहीं ले सकते।
है ना, नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल सही। हाँ हिराग ज्योति, यस इट इज फील्ड इंटेंसिटी। फ्लक्स में चेंज होना चाहिए ना सर, अनुपा ने लिखा हुआ, किसके केस में? परमानेंट मैग्नेट के केस में। परमानेंट मैग्नेट के केस में देखिए, परमानेंट मैग्नेट के केस में क्या होता है पता है, वहां पे जो हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं ना, लिखवा देता हूं मैं, चलिए इस चीज को। इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट बी प्रोपोर्शनल टू एच का केस ही वैलिडिटी के साथ हम यूज करते हैं। वैलिडली अगर देखा जाए तो इसी केस को हम यूज करते हैं। ये केस ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमानेंट मैग्नेट के लिए, ये केस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के ऊपर भी लागू होता है, बी प्रोपोर्शनल टू एच का। लेकिन ये जो केस है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस का, ये परमानेंट मैग्नेट पे लागू नहीं होता है। तो वहां पे बस सिर्फ यही एक थ्योरी हमारे पास बचती है कि बी प्रोपोर्शनल टू एच हम वहां बता सकते हैं, है ना। या फिर हम इसके आगे लिख सकते हैं कि और B is equals to mu h। म्यू को हम एज अ कांस्टेंट लेते हैं। व्हाट इज म्यू? म्यू इज अ, अच्छा चलिए मैं बताऊं उससे पहले आप लोग बताइए म्यू क्या होता है। चुनेश्वर ने पूछा कि सर डेंसिटी एंड इंटेंसिटी में डिफरेंस क्या होता है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए, किसी और एग्जांपल से। डेंसिटी मतलब घनत्व की बात हो रही है, घनत्व, है ना, कि कितना डेंस है वो मीडियम, कितना डेंस है वो मीडियम। आप लोग स्कूल में फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करते होंगे, विस्कोसिटी का चेक करते होंगे आप लोग, है ना, जिसमें एक पाइप रहती थी, एक ट्यूब रहता था बड़ा सा, और उसमें मेटल की बॉल्स को हम ऊपर से ग्लिसरीन के अंदर छोड़ा करते थे, और वो ट्यूब में वो टाइम हम देखा करते थे उसमें स्टॉप वॉच के साथ, और देखते थे कि कितना समय उसको लग रहा है नीचे तक पहुंचने में। ऐसा ही हम लोग नॉर्मल वाटर के साथ करते थे, तो हमको पता चलता था कि जो लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है उसमें उस बॉल को ज्यादा समय लग रहा होगा नीचे तक पहुंचने में। जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, उसमें क्या हो रहा है, कम समय में जो मेटल बॉल्स हैं वो नीचे पहुंच जा रही है। तो डेंसिटी का एक एग्जांपल हम लोग वहां पे देखते थे, है ना। और इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी हिंदी में अगर मैं बोलूं तो तीव्रता को दिखाता है। इंटेंसिटी बताता है कि कोई चीज कितनी तीव्र है, डेंसिटी बताता है कि कितना घनत्व है उसका। तो घनत्व के लिए आपको एरिया से डिवाइड करना जरूरी है, वो क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, पर यूनिट एरिया कितना है, तो वो उसकी डेंसिटी होती है, ठीक है। और तीव्रता अगर आपको बताना है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो होगी आप उसको उसके एनर्जी के लेवल के हिसाब से मेजर करके बता सकते हैं। तो ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस होता है। हाँ जी, तो म्यू क्या लिखा आप लोगों ने? परमिएबिलिटी। रंजन ने लिखा म्यू इज परमिएबिलिटी, बढ़िया। राहुल बिल्कुल सही। दुर्गा ने लिखा कोफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है। मनीष परमिएबिलिटी, सुमन परमिएबिलिटी बिल्कुल सही। इसकी यूनिट होती है क्या? इसकी यूनिट कुछ होती है क्या? चलिए तो पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, ये परमेबिलिटी पे बाद में आएंगे क्योंकि अगला पॉइंट परमेबिलिटी ही है ना। नेक्स्ट नंबर पे जो पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं वो परमेबिलिटी है। तो अभी रुक जाते हैं, इसके बारे में अभी और बात नहीं करते हैं, पहले ये जो पढ़ रहे थे इसके बारे में बात करते हैं। अभी तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको जस्ट बताया नहीं है, तो पहले मैं वो बता देता हूं, ठीक है। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं जरा। मान लीजिए मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, या कोई भी मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नयन ने क्या लिखा है भाई? यूनिटलेस है सर। अच्छा, हिमांशु ने फॉर्मूला बताया हुआ है इसका, ठीक है। स्मृति ने लिखा कि इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। रेशियो दैट इज इक्वल टू यूनिटलेस, पुतुल ने लिखा, ठीक ठीक ठीक। चलिए इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, ये अगला पॉइंट है इसलिए उस पर जाएंगे। अभी फिलहाल इस पॉइंट पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे बताएंगे। देखिए एकदम सिंपल सा फिनोमिना है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रही है, ये तो फैक्ट बात है। ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये नॉर्थ से निकल के किस दिशा में जा रही हैं? दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स साउथ, ऐसे। तो अगर सपोज कर लीजिए एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं, है ना, इफ आई प्लेस अ मैग्नेटिक मटेरियल नियर इट्स यूनिट नॉर्थ पोल, तो जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स कुछ भी हो सकता है, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना,
वही फोर्स बताएगी हमको वहां की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपने देखा होगा कि कुछ मैग्नेट बड़े स्ट्रांग होते हैं, है ना, कुछ मैग्नेट के आप दूर ही रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को और वो वहां से अट्रैक्ट कर लेगा उन चीजों को, और कुछ मैग्नेट जो वीक होते हैं उसके बहुत करीब तक लेके आना पड़ेगा आपको मटेरियल को, तब जाके वो अट्रैक्ट होगा। जैसे नियोडायमियम मैग्नेट्स होते हैं, नियोडायमियम मैग्नेट्स का आप लोगों ने शायद सुना होगा, ठीक है, अगर नहीं सुना होगा तो एक बार देखिएगा उसके बारे में, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे। दो नियोडायमियम मैग्नेट अपोजिट पोल्स के अगर आप उसको करीब लेके आते हैं तो वो इतनी इंटेंसिटी से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इतने ज्यादा पावर से वो अट्रैक्ट होते हैं कि उनके टकराने पर स्पार्क निकल जाएगा, मतलब इतना जोरदार उनका पावर रहता है, मतलब उसके बीच में आपने अगर हाथ रख दिया और वो टकराए तो गया फिर तो, ठीक है। तो एक बेसिक नियोडायमियम मैग्नेट, और दूसरा एल्निको मैग्नेट, नॉर्मल है ना, नॉर्मली जो मैग्नेट्स जो हम यूज करते हैं एल्निको बेस्ड, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का जो कॉम्बिनेशन से जिसको हम क्रिएट करते हैं, परमानेंट मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। स्पार्क प्रोड्यूस होता है ना, यस हिमांशु, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही, हाँ एग्जैक्टली, निकल कोबाल्ट एंड एल्यूमिनियम बेस्ड जो मैग्नेट जो हम प्रेफर करते हैं, है ना। तो ये जो इंटेंसिटी है ये बेसिकली उसी से हम शो करते हैं कि कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स के फॉर्म में हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए आगे चल के जब हम लोग बीएच कर्व पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाने पर हम बोलते हैं कि हम लोगों ने कोर्सिव फोर्स लगा दिया। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि जब बीएच कर्व पढ़ते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जब उल्टे दिशा में बढ़ाते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जब अपोजिट डायरेक्शन में हम इंक्रीज करते हैं इस तरफ, तो इंक्रीज करने से जिस पॉइंट पर आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म होता है तो जीरो से लेके उस पॉइंट तक की वैल्यू को हम बोलते हैं कि इट इज अ कोअर्सिव फोर्स। ये पोर्शन कहलाता है कोअर्सिव। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दैट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, एक फोर्स हमको देना पड़ रहा है अपोजिट नेचर का, अपोजिंग डायरेक्शन का, जो उस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हटाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम इसकी बात करते हैं। सुपर मैग्नेटिक कहते हैं उसको सर, यूज डेंजरस सिचुएशन, उससे डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होती है। एग्जैक्टली नैन, बिल्कुल सही। काफी काम का भी होता है, बहुत जगह उसका एप्लीकेशन, बहुत अच्छा खासा एप्लीकेशन है उसका, बट ऐसे नॉर्मली डेली यूज करने के लायक वो चीज नहीं है। मतलब अगर हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो उसको नहीं यूज करना चाहिए, मतलब है ना। टेक्निकली जो जानता है उसके बारे में वो उसे जब यूज करेगा तो प्रॉपर है। उसके एप्लीकेशंस बहुत अच्छे खासे हैं। नियोडायमियम मैग्नेट के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उसके एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। सो दैट इज द मेन थिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से हम समझते हैं। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट डिजाइन होता है ना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जब डिजाइन होता है तो वहां पे मेजॉरिटी में जो फैक्टर जो उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है वो यही तीन चीज होते हैं। कितने नंबर ऑफ टर्न्स का आपने कॉइल बनाया हुआ है, कितना लेंथ है उस पूरे कंडक्टर सेट का, और कितनी ज्यादा सप्लाई करंट आप दे रहे हैं। तो इन जनरल अगर आप चेक करें तो N और L तो एक बार आपने वाइंडिंग कर दिया तो ये दोनों ही चीजें फिक्स हो जाती हैं। ये N है ना और ये L, वाइंडिंग करने के बाद ये दोनों चीजें फिक्स है। तो पूरी तरह से H किसके कंट्रोल में रहेगा? सप्लाई करंट के। इसीलिए आप ऐसे रोटेटिंग मशीन्स के अंदर भी सप्लाई करंट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करके डायरेक्टली आप उसके अंदर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट उसके टॉर्क प्रोडक्शन या उसके रोटेशन या उसकी स्पीड, इन सब पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है आशीष, बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन मेजरली अगर आप देखें तो ये डिपेंड करती है आई के ऊपर, प्रोपोर्शनल टू आई। सप्लाई करंट में आप कुछ भी कमी कर दीजिए, आर्मेचर करंट अगर आप रिड्यूस कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका मशीन जो है उसका रोटेशन रिड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इसको हम अगर इस फॉर्म में भी अगर शो करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी प्रोपोर्शनल टू एच का रिलेशन हम इसीलिए शो करते हैं। सो बी इज इक्वल टू म्यू एच। अब क्वेश्चन ये है कि सर म्यू क्या होता है, क्वेश्चन ये है कि सर म्यू क्या होता है। और हाँ, एक और क्वेश्चन है कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, फिर व्हाट इज इट्स यूनिट। तो इसकी यूनिट होती है, its unit is ampere turns per meter. Its unit is ampere turns per meter. शॉर्ट में इसको 80 पर मीटर लिखते हैं।
नॉर्मली टर्न्स कोई अलग से यूनिट जैसी नहीं होती है ना, टर्न्स को अलग से कोई ऐसा यूनिट के फॉर्म में हम नहीं शो करते हैं, इसलिए एम्पियर पर मीटर भी कई बार इसको लिखा जाता है ना। बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, एम्पियर टर्न्स पर मीटर बोलना ज्यादा सही रहता है। बट सिंस टर्न कोई अलग से कोई ऐसा स्पेसिफिक यूनिट है नहीं, इसलिए एम्पियर पर मीटर भी इसको लिखते हैं, या एम्पियर मीटर इनवर्स भी इसको लिखा जाता है ना। बिल्कुल सही, राइट है। तो इस फॉर्म में भी कभी एग्जाम में देखिए आपसे पूछ सकता है ना। तो इन सब पॉइंट्स में ना यूनिट जरूर से याद रखिएगा आप लोग। इन सभी जो हम लोग जो शॉर्ट नोट के फॉर्म में ऐसा लिख रहे हैं इन सब के बारे में, उस सब की यूनिट आपको पता रहे अच्छे से। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो अभी तक शायद 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो फोर्थ लिख लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या होती है भाई? देखिए मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर, मैग्नेटिक सर्किट्स या मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर का वो नेचर, वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड का पैसेज अपने थ्रू कितना अच्छे से अलाउ करते हैं, है ना। द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू देम, ये पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू देम, पैसेज ऑफ मैक्सवेल लाइंस थ्रू देम, ऐसा आप किसी भी फॉर्म में उसको रिलेट करके बता सकते हो, ठीक है, कि कितनी मैक्सवेल लाइंस को या किस हद तक वो मैक्सवेल लाइंस को अपने थ्रू अलाउ कर सकते हैं। मैक्सवेल लाइंस बोलने का मतलब है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, उसी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। मैक्सवेल्स के फॉर्म में भी उसको, अच्छा नहीं लिखेंगे क्या? ठीक है, मैं बैक कर देता हूं, बैक कर देता हूं, है ना। यही तो जस्ट बचा होगा ना, बाकी तो लिख लिए होंगे। ठीक है, लिख लीजिए रंजन, फिर बताइएगा मुझे, है ना। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई परमिएबिलिटी क्या होता है, तो परमिएबिलिटी मतलब परमिट करने की एबिलिटी, सिंपल सा थिंग है, जिसको परमिटिविटी बोलते थे हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिकल्स में। यहां पर भी आप उसको वैसे ही रिलेट करके बता सकते हो, समझने के लिए आप वैसा रिलेट करके याद रख सकते हो कि परमिट करने की एबिलिटी, एक मटेरियल कितने अच्छे तरीके से अपने थ्रू परमिट करेगा, किसको? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, या मैक्सवेल्स को, या वेबर्स को, है ना। वेबर लाइंस को कितना अपने थ्रू इजिली परमिट करेगा। अच्छा आपने लिखा था नयन, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बढ़िया यार, सही है फिर तो। हाँ चुनेश्वर, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं वैसा। तो एक्चुअल में कंडक्टेंस तो नहीं, कंडक्टिविटी जैसा कुछ आप उससे रिलेट कर सकते हैं, है ना। कंडक्टिविटी जैसा कुछ आप उससे रिलेट कर सकते हैं। लिख लिए यहां तक? चलिए नेक्स्ट परमिएबिलिटी से लिखना शुरू करते हैं। सो इट इज the ability, it is the ability of magnetic material to allow the passage of magnetic flux थ्रू इट। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा, तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। इसके बारे में 2-3 पॉइंट का एनालिसिस भी करेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही अभिषेक, वेरी नाइस। कितने अच्छे से अपने थ्रू फ्लक्स को पास करने देगा, है ना, फ्लक्स, उसको परमिएबिलिटी बोल देंगे, बिल्कुल सही। बढ़िया हिमांशु, है ना। हिमांशु ने लिखा कि सर परमिट बोलने से ट्रक याद आ जाता है, उसमें लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, एग्जैक्टली। तो बस वैसे ही इसको रिलेट करके याद रख लीजिए, इसको रिलेट करके बस याद रखना है ताकि एग्जाम में हमको क्लिक कर जाए। बाकी लॉजिक इसका सही मीनिंग, इसका सही जो थिंग है वो तो आप जानते हैं, बट एग्जाम में याद रखने के हिसाब से कुछ शॉर्टकट चाहिए, तो वैसा आप याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ना, कि परमिट कितना अच्छा कर रहा है। विच allow passing the magnetic field lines through them, exactly Anupa, very good, है ना। so passage of magnetic flux through it, उसकी एबिलिटी, मटेरियल की एबिलिटी। तो कोई बता सकता है क्या कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी या नहीं होंगी? इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी ईएससी में एक क्वेश्चन आया था बहुत बढ़िया सा, कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट इफेक्ट है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब उस क्वेश्चन का ओवरऑल मीनिंग यही निकलता था।
अब ये अगर मटेरियल है, ये अपने थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का पैसेज जो है वो अलाउ कर रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके थ्रू होके गुजर रही है, ठीक है, अच्छी बात। अगर मैं सपोज कर लीजिए कि इसको हीट करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगे, कम स्पीड से ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल ही नहीं करेंगे, होगा क्या? क्या लगता है? इज इट अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंडीशन? हाँ सर है, ठीक है। नयन ने लिखा है, रंजन ने लिखा नहीं है, राहुल ने लिखा है कि टेम्परेचर डिपेंडिंग है, अभिषेक ने लिखा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, विवेक ने लिखा इफेक्ट होगा। भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा सा अलग रिलेशन है। नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल चीजों के लिए पढ़ते हैं कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेन मुद्दा होता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डायरेक्टली अफेक्ट होता है टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से। डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल है, उस हिसाब से उसका फ्लो या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रही हैं प्रॉपरली, और वो टेम्परेचर से सीधे सीधे लिंक्ड होती है, रिलेटेड होती है, कि टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे या कम कर दोगे तो दोनों का असर पड़ता है। बट यहां पर चीजें वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही हैं। अब आपको ये बताना है कि पहली बात तो ये कि परमिएबिलिटी जो होता है ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, या जो हम लोग कॉइल लगाते हैं और जो सप्लाई करंट भेजते हैं उससे अफेक्ट होने वाली प्रॉपर्टी रहती है, या किस चीज से? मतलब ऐसा बहुत सारा फॉर्म आपसे पूछेगा, है ना। नयन ने पूछा कि कौन सा मैग्नेट है सर, परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही मान लेते हैं, अभी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान लेते हैं। नयन एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा, आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़ते ही हैं ऑलरेडी, है ना, ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास, और इस ट्रांसफार्मर में ऐसा वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है, कोर है, मैग्नेटिक मटेरियल है ये पूरा, लो रिलक्टेंस पाथ का बना हुआ है, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना इसको, लो रिलक्टेंस पाथ है। फ्लक्स का लिंकेज यहां से यहां होगा, है ना। ये कलर शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं दूसरा कोई कलर यूज कर लेता हूं। फ्लक्स का जो लिंकेज है इस तरफ से इस तरफ सेकेंडरी कॉइल तक, वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ का रिलक्टेंस को लो रखते हैं, एज लो एज पॉसिबल। तो जरा सोच के बताइएगा कि अब इस ट्रांसफार्मर में अगर हीट डिसिपेट होने लग जाए, इसको मैं हीट कर दूं, तो क्या फ्लक्स की ट्रांसफर जो है वो घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा? हाँ, एक आंसर तो आप लोगों का एकदम सही है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। वेरी नाइस, मटेरियल की प्रॉपर्टी है सर, कॉइल से या जो सप्लाई करंट आप भेज रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉइल की लंबाई कम रखिए, ज्यादा रखिए, फर्क नहीं पड़ता, वो उस मटेरियल की अपनी टेंडेंसी है, मटेरियल की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना परमिएबिलिटी होने वाला है। इसको तो लिखना एकदम कंपलसरी बनता है। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of material which majorly depends upon its composition, ठीक है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा बताइए? फ्लक्स बढ़ेगा, राहुल ने लिखा, ठीक है। कांस्टेंट रहेगा, शायद किसी ने लिखा हुआ है वो ऊपर चला गया कमेंट। हाई परमेबिलिटी होना चाहिए सर ट्रांसफार्मर के केस में, है ना। तो मैंने बोला कि लो रिलक्टेंस चाहिए, है ना विवेक। मैंने बोला कि ट्रांसफार्मर का कोर जब हम बनाते हैं तो हम ये प्रेफर करते हैं कि रिलक्टेंस इसकी कम से कम रखें। ऐसा लिखते हैं ना कि इट इज ऑलवेज अ लो रिलक्टेंस पाथ। लो रिलक्टेंस पाथ क्रिएट करते हैं। आप मशीन जब भी पढ़ेंगे, जितनी भी बार पढ़ेंगे, इंडक्शन मोटर्स भी आप पढ़ लीजिए, ट्रांसफार्मर का केस पढ़ लीजिए, सब जगह लिखा होगा कि इनकी स्टेटर को, अगर रोटेटिंग मशीन पढ़ रहे तो स्टेटर की बात होती है, आप ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ रहे हैं स्टैटिक मशीन, तो इसके केस में भी बोलते हैं कि इसका कोर जो है इट शुड बी ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड विद अ लो रिलक्टेंस पाथ। भाई रिलक्टेंस कम होने का मतलब है परमेबिलिटी हाई, वैसे ही हाई, ठीक है। तो बात यह है कि अगर मैं टेम्परेचर के साथ इसको कनेक्ट करके समझने की कोशिश करूं कि भाई टेम्परेचर का भी कुछ असर पड़ता है, होगा क्या इसके ऊपर? कंपोजिशन का असर पड़ता है तो श्योर है, इसको लिख लिया हम लोगों ने। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूंगा तो इस
मैग्नेटिक मटेरियल, अब ये तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ये तो श्योर बात है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कोर है, तो डेफिनेटली ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही होगा। तो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं, चलिए क्वेश्चन ही फ्रेम कर लेते हैं। इन केस ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, in case of a ferromagnetic material, if the temperature is increased, then its permeability will what happen to it? Increase. बी ऑप्शन बोलता है डिक्रीज, सी ऑप्शन बोलता है नो चेंज, और डी ऑप्शन बोलता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब बताना है आपको सोच के, अब आपको सोच के बताना है। अनुपा ने लिखा लॉस इंक्रीज होगा बट फ्लक्स पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। बात फ्लक्स की है, मतलब इस अपोजिट सेंस में, मतलब दूसरे सेंस में मैं पूछ रहा हूं कि मुझे सीधे सीधे ये देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ परमिएबिलिटी में क्या होगा, क्या उसकी परमिएबिलिटी की वैल्यू बदल जाएगी? क्या लगता है आपको? है ना, फ्लक्स कितना जा रहा है या नहीं जा रहा है वो तो खैर बात की बात है, क्या उसकी परमिट करने की जो क्षमता है उसमें चेंज आएगा? अभी हम फ्लक्स इससे भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं वो तो डिफरेंट मैटर है, वो जब हम सप्लाई करंट भेजेंगे फ्लक्स क्रिएट होगी, वो फ्लक्स इसके थ्रू ट्रैवल करेगी, ठीक, वो बात की बात है। अभी फिलहाल लेकिन ये परमिट करने की इसकी कुछ अपनी क्षमता भी तो होगी ना पहले से। एक पानी का पाइप आप आधे इंच का खरीदते हैं तो उसकी आधे इंच की क्षमता है कि वो पानी उतना भेज सकता है, मैं पानी उसमें भेजूं या ना भेजूं वो बात की बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसकी क्षमता है ना कि वो आधे इंच का डायमीटर का सेक्शन रखता है सिलेंड्रिकल पूरा, जिसके थ्रू पानी जाएगा। उसके बदले 1 इंच का पाइप में अगर खरीद दूं तो वो ज्यादा पानी भेज सकता है, तो उसकी क्षमता है, दैट इज हाई, उसकी कैपेसिटी हाई है, परमेबिलिटी उसकी ज्यादा है। तो क्या इसकी परमेबिलिटी पे हीट का असर पड़ेगा? अगर हाँ तो क्या परमेबिलिटी बढ़ जाएगी हीट करने से, कम हो जाएगी, या कुछ चेंज नहीं होगा? ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। अभी क्वेश्चन समझ गए ना कि मैं पूछ क्या रहा हूं? हमको एक्चुअल में फ्लक्स से मतलब नहीं है अभी फिलहाल, अभी फ्लक्स इसमें से जा रही है नहीं जा रही वो कंसर्न है ही नहीं, बात यह है कि इसकी क्षमता, इसकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। राहुल का आंसर आया नो चेंज सर। हिमांशु ने लिखा परमिएबिलिटी कम होगा। ये ऐसा सब क्वेश्चन होता है ना जो कि लॉजिक से और कंसेप्ट से बेस्ड होता है, इस सब चीजों के ऊपर आपका कंसेप्ट बनता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ये कोई इस टाइप का डाउट्स अगर क्लियर नहीं हुआ माइंड में तो वो अटक जाता है, वो जाके आपके कंसेप्ट को बिल्टअप होने नहीं देगा। तो हमको ऐसा सब क्वेश्चन अपने आप से भी और टीचर से भी पूछना चाहिए। देखते हैं, तो रंजन का आंसर है ए ऑप्शन, रिंकू ने लिखा सी ऑप्शन, विवेक ने लिखा बी ही होगा सर, है ना, बी ही होगा सर। रंजन ने लिखा कि ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोच के आप लोग आंसर करिएगा। इंक्रीजेस, अभिषेक ने लिखा नो चेंज। दिनेश का आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? नो चेंज। विनय का आंसर है सी ऑप्शन। चुनेश्वर, विनय, सुमन, नयन, सबका आंसर दिख रहा है, अभी सबका आंसर आ रहा है सही। बढ़िया, जल्दी से सब आंसर करिए। नहीं नहीं नहीं, नो, परमिबिलिटी पे कोई, हाँ एग्जैक्टली अभी सही है। पुतुल बी ऑप्शन, डिक्रीजेस, सोचते हैं देखते हैं, ठीक है। तो ये सब सोचने वाली चेंज है। अनुपा का आंसर क्या आ गया? नो चेंज। मनीष का आंसर क्या आ गया? नो चेंज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी का आंसर एक बार प्रॉपर आ जाए फिर देखते हैं। है ना, ये एकदम बेसिक सा थिंग है। ऑप्शन सी नो चेंज, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, परमेबिलिटी की बेसिक टेंडेंसी को समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले
आपको पहले ये पता होना चाहिए कि परमिबिलिटी का नॉर्मल किसी भी मटेरियल के लिए परमिबिलिटी की टेंडेंसी होती क्या है। अगर मैं बात करूं अबाउट, इसको छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिकल में एक चीज से मैं रिलेट करके आपको बताता हूं, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रेजिस्टेंस के बारे में जब आप पढ़ रहे थे तो आप पढ़े थे रेजिस्टिविटी, ना, रेजिस्टेंस के बारे में जब आप पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे आपने एक पॉइंट पढ़ा था रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसको कि किससे डिनोट करते थे, रो से। कुछ रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी इसके जैसी है, बस इससे अपोजिट है, इससे उल्टा काम करता है रेजिस्टिविटी, है ना। ये जो परमिट करने की बात करता है, रेजिस्टिविटी जो है वो स्टॉप करने की या अपोज करने की बात करता है। बस उस मामले में ये लोग उल्टे हैं, अपोजिट है। अदरवाइज कुछ टेंडेंसी दोनों की एक जैसी है। जैसे कि रेजिस्टिविटी के केस में आपने देखा था कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ना कि कोई सप्लाई करंट के ऊपर या वोल्टेज के ऊपर, ऐसा डिपेंड नहीं करती। उसी से मटेरियल की खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो एक मटेरियल का कंपोजिशन जितना है उस हिसाब से उतनी रेजिस्टिविटी उसके अंदर फिक्स्ड होगी, एकदम फिक्स होगी उसके कंपोजिशन के आधार पे। तो रेजिस्टिविटी के केस में हम लोगों ने देखा था कि दैट इज वो एक तो सबसे पहला चीज मेजरली किससे अफेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन से। लेकिन स्लाइड सा अफेक्ट उसके अंदर होता है, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में, नेग्लिजिबल अफेक्ट होता है ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि बात वहां पे थी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के हिसाब से। और खैर अगर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हटा भी दिया जाए थोड़ी देर के लिए कि भाई उसकी तो अपोजिंग नेचर होगी ना, तो कितना अपोजिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो या ना हो वो बात की बात है, तो उस हिसाब से। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि भाई परमिएबिलिटी का क्या होगा, किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी अफेक्ट होगी या नहीं होगी टेम्परेचर से। तो देखिए परमिएबिलिटी का इफेक्ट उस मटेरियल पे पड़ने वाले स्ट्रेस के ऊपर हो सकता है। उस मटेरियल पे कितना आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसके वॉल्यूम में आप क्या चेंज कर रहे हैं, उसके कंपोजिशन में क्या चेंज हो रहा है, उसकी ओवरऑल जो सिस्टम है उसमें क्या बदलाव हो रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड कर सकता है। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से परमिएबिलिटी में कैसे असर पड़ेगा, ये सोचिएगा एक बार। टेम्परेचर के बढ़ने से परमिएबिलिटी में कैसे असर पड़ेगा। देखिए वहां पे बात थी चार्जेस के फ्लो होने की, है ना, वहां पे बात थी चार्जेस के फ्लो होने की। वहां चार्जेस प्रॉपर फ्लो हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे थे, जिसको कि आप करंट बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम देख रहे थे कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने से कैसे थर्मल एजिटेशन का कंडीशन आता है और उसकी वजह से हीट का डिसिपेशन किस तरीके से होने लग जाता है, लॉसेस क्यों वहां पे बढ़ जाते हैं। अगर एक कंडक्टर की बात करूं तो रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने पे। बट यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, जो वेव्स है जिसके फॉर्म में ये फ्लक्स जो पूरा ट्रेवल कर रहा है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। टेम्परेचर मान लो मैंने बढ़ा दिया, परमिएबिलिटी बदलेगी क्या उसकी, परमिएबिलिटी बदलेगी क्या उसकी। भाई ओवरऑल परमिएबिलिटी पे असर कैसे पड़ेगा, इसकी नेट परमिएबिलिटी तो इसके कंपोजिशन के आधार पे फिक्स है, कांस्टेंट की तरह आप क्यों यूज करते हैं। सोचिए आप इसको परमिएबिलिटी को एज अ कांस्टेंट लेते हैं ना। जब मैंने लिखा B प्रोपोर्शनल टू H, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैंने लिखा B इज इक्वल टू म्यू H, B इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स H। तो म्यू क्या था यहाँ पर, कांस्टेंट था, मैग्नेटिक कांस्टेंट के तौर पे मैंने इसको यूज किया। फर्दर हम लिखते हैं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और इलैबोरेट कर लेते हैं। तो इस स्टेप पे जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि म्यू नॉट और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू नॉट, है ना, जिसको परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो परमिएबिलिटी एक मटेरियल की वो टेंडेंसी कि वो अपने थ्रू कितना फ्लक्स परमिट करेगा, अपने थ्रू किस मात्रा में वो फ्लक्स को परमिट करेगा, ये सीधे सीधे डिपेंड करती है उस मटेरियल की क्या कंपोजिशन है, उस मटेरियल का ओवरऑल वॉल्यूम कैसा है ना, उसके मेजरली तो डिपेंड करेगी उसके कंपोजिशन के ऊपर। तो एक मटेरियल अगर स्ट्रेस के कंडीशन में है तो परमिएबिलिटी में वेरिएशन आ सकता है। टेम्परेचर के वेरिएशन पे परमिएबिलिटी का वेरी होना लगभग नेग्लिजिबल कंडीशन है, लगभग नेग्लिजिबल कंडीशन है। तो इस केस में सही आंसर फिर क्या होगा, इस केस में सही आंसर आप सी ऑप्शन को बोल सकते हैं, है ना, बिना किसी डाउट के इस केस में सही आंसर आप इसको बोल सकते हैं, सी ऑप्शन को, ठीक है। चार्जेस के फ्लो और मैग्नेटिक फ्लक्स के ट्रांसफर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, ऐसा मॉलिक्यूलर फ्लो यहां पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बट खैर अगर उस फ्लो को भी इग्नोर कर दिया जाए थोड़ी देर के लिए, आप कैपेसिटी की भी बात करो ना, तो कैपेसिटी टेम्परेचर से नहीं बदलती है। टेम्परेचर के चेंज होने से कैपेसिटी में चेंज नहीं आता है, उसकी कंपोजिशन में चेंज होने से। हाँ, एक चीज है कि अगर उसकी टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से उस मटेरियल की कंपोजिशन में कुछ फर्क पड़ रहा है तो आपके सिस्टम की परमिएबिलिटी में डिफरेंस आने की चांसेस है, तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं
है ना। तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा एग्जैक्टली विवेक कि आपका मीडियम कौन सा है। अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसमें कि टेम्परेचर के बदलने से कंपोजिशन भी चेंज हो रही है, कंपोजिशन परसेंटेज कुछ बदल जा रहा है, तो डेफिनेटली तब आपके सिस्टम की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है उसकी कंपोजिशन को, और कंपोजिशन अफेक्ट होगी तो परमेबिलिटी 100% बदलनी है, श्योर बात है एकदम। तो एक वही कॉपर का एक सेम डायमेंशन का कंडक्टर, लेकिन अगर उसकी कॉपर की परसेंटेज अलग अलग होगी तो सब में परमेबिलिटी अलग अलग होगी, सेम डायमेंशन के कंडक्टर में, है ना। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो परमेबिलिटी के केस में इस क्वेश्चन का एक आंसर एक मिला। दूसरा कि परमेबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो इस क्वेश्चन का एक आंसर आपको मिला कि कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब परमेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा या कम से कम, चलिए पहले कम से कम को बताइए कि परमेबिलिटी लोएस्ट केस में कितना हो सकता है। कोई दुनिया की सबसे खराब परमेबिलिटी वाला मटेरियल होगा तो उसकी परमेबिलिटी कितनी होगी या किस रेंज पे होगी? दुनिया का सबसे कोई खराब या एकदम पुअरेस्ट कंडक्टर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो उसकी परमेबिलिटी कितनी होगी? परमेबिलिटी की, या तो फिर ऐसा मैं पूछ सकता हूं कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी फिर क्या होती होगी, है ना। अभिषेक यस, सोचिएगा। तो रंजन ने लिखा होगा 1 से कम, नयन ने लिखा 1, रिंकू ने लिखा 1। चलिए अगर आप लोग 1 लिख रहे हैं तो एक चीज मुझे बताइएगा कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी परमेबिलिटी कितनी होती है या कैसी होती है? व्हाट इज द परमेबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल? permeability of diamagnetic materials। ठीक, ऐसे ही बाकियों के लिए भी लिखेंगे। ये एसएससी जेई में पूछा है, आरआरबी जेई में पूछा है, ये जो मैं लिख रहा हूं एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में लेकिन पूछा हुआ है डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक। और तीसरे केस में लिख लेते हैं परमेबिलिटी ऑफ डाया, पैरा एंड फेरो। चलिए तो यहां से बस मैं नाम बदल देता हूं। पहला केस हो जाएगा डायामैग्नेटिक का, दूसरा केस हो जाएगा पैरामैग्नेटिक का, और तीसरा केस हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक का। ठीक है, अब आपको सोच के बताना है तीनों केसेस के लिए आंसर। ये 3 केस का आप आंसर बता देंगे ना तो मान के चलिए कि एग्जाम में एसएससी या आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए आपका कम से कम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक रेडी हो गया आपका, सिर्फ इतने ही का आंसर करने से। अनुपा ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन पूछा उससे अलग है आपका आंसर। इस क्वेश्चन का बताइए। अभिषेक का आंसर आया कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो परमेबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? रिंकू ने लिखा 1 होता है सर, मनीष ने लिखा लेस देन 1 फॉर डायामैग्नेटिक। फेरो 1 से कम, फेरो 1 से कम किसने लिख दिया? रिंकू ने लिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? फेरो के केस में आपने 1 से कम लिख दिया यार। ठीक है, सोच के आंसर करिएगा एक बार, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल देखिए वीकली मैग्नेटाइज्ड और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं ये लोग। वीकली तो छोड़ दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये वीकली भी नहीं होते हैं, है ना, ये सीधे सीधे अपोजिंग नेचर में ही मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या बोलना चाहिए फिर सही? इसका आंसर हो सकता है इट शुड बी लेस देन 1। इट शुड बी लेस देन 1। 1 से तो नीचे ही होगी इसकी वैल्यू, है ना, 1 से तो नीचे ही होगी इसकी वैल्यू। हाँ अभिषेक एग्जैक्टली, फेरो तो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा यार, वेरी मच ग्रेटर देन 1 इनफैक्ट। इसके लिए तो आप बोलिए कि वेरी मच ग्रेटर देन 1 होगा। 100,000 में भी अगर है तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। रिलेटिव परमेबिलिटी आप इसकी देखोगे तो थाउजेंड्स के रेंज में चली जाएगी, है ना, 1200, 1800 ऐसा आपको आयरन के केस में मिल जाएगा, रॉट आयरन के केस में भी आपको मिल जाएगा ऐसा। हाँ जी, तो डाया के केस में क्या बोल रहे हैं आप लोग? लेस देन 1।
ठीक है, पैरा के केस में इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर मैं लिखूं तो सही है कि गलत है पैरा के केस में, ये बताइएगा। या तो इक्वल टू 1 रहेगा या स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ये देखिए, इट इज स्लाइटली लेस देन 1। किसके केस में? पैरा के केस में, सॉरी डायामैग्नेटिक के केस में। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक के केस में मैं क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर भी ऐसा नहीं कि एकदम सिग्निफिकेंटली ग्रेटर, ऐसा नहीं होगा, स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये स्लाइटली लेस देन 1। और थर्ड केस जो है इसमें आ जाएगा वेरी मच ग्रेटर देन 1। काफी ज्यादा ग्रेट होगा, मतलब काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी 1 के तुलना में। 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, पॉसिबल है। थर्ड के लिए ग्रेटर देन 1, बिल्कुल सही। फॉर फेरोमैग्नेटिक नियरली 4000 है ना, अनुपा ने लिखा हुआ है। तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है और हजारों में चलता है यार फेरोमैग्नेटिक। तो 1 तो छोड़ दीजिए, 1 से तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती होगी। तो वेरी मच ग्रेटर इसलिए लिखा हुआ है जानबूझ के। पैरामैग्नेटिक स्लाइटली ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा। एसएससी में क्वेश्चन आया था कि एयर किस कैटेगरी में आएगी, शायद कल भी मैंने पूछा था ये वाला, शायद कल भी मैंने पूछा। अभी चुनेश्वर ने भी एग्जैक्टली अभी ये क्वेश्चन लिख दिया है, अभी चुनेश्वर ने भी एक क्वेश्चन लिख दिया। एसएससी में बड़ा कॉमन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा, सिर्फ एसएससी नहीं, यहाँ सीएसईबी जेई के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएल में भी ये क्वेश्चन आया है, राजस्थान का जो एग्जाम होता है आरवीयू एनएलजेई उस तक में ये सवाल पूछा हुआ है कि एयर को आप इसमें से किस कैटेगरी में रखेंगे। हालांकि कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि एयर को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल या कंडक्टर आप बोल सकते हैं, ठीक है। एयर को आप पैरामैग्नेटिक, मटेरियल वर्ड सही नहीं रहेगा वैसे, तो एयर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एयर इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अभी लिखते हैं इसके बारे में भी, अभी ऊपर वैल्यूज लिखेंगे ना तो लिखेंगे इसके बारे में। पैरामैग्नेटिक एकदम सही आंसर, नयन, विनय, दिनेश, विवेक सही है। तो ये सब कुछ कुछ डेटा ऐसा है ना जो हमको एकदम पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एकदम मिस ना हो आपसे, ये देखिएगा, है ना, ये एकदम मिस ना हो, इसको देखिएगा इस डेटा को। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, परमेबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल और परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों एकदम मस्ट टाइप से कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, है ना, ये तीनों एकदम मस्ट टाइप से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो कल हम लोगों ने जो ये तीनों का क्लासिफिकेशन जो देख रहे थे हम लोग, है ना, कल जो तीनों का क्लासिफिकेशन देख रहे थे उसमें मैंने बोला जब इसको पढ़ेंगे, है ना, परमिबिलिटी वगैरह का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में और कुछ चीजें लिखेंगे, तो इसको ऐड कर लीजिएगा आप उसमें। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। हिराग ज्योति ने पूछा कि सर डिफरेंट स्टेट्स का जेई एग्जाम दे सकते हैं क्या? अगर अदर स्टेट अलाउ है तो आप जरूर दे सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे स्टेट के एग्जामिनेशन में ना, बहुत सारे स्टेट के एग्जामिनेशन में वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में अलाउ कर देते हैं। तो इन दैट केस आप बिल्कुल अपीयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब चुनेश्वर ने पूछा कि सर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है। चलिए अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, अभी तो इसका फॉर्मूला और कुछ लिखा ही नहीं हम लोगों ने। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी के बारे में कुछ कुछ एनालिसिस किया, कुछ कुछ जाना इसके बारे में हम लोगों ने। लिखा हुआ इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच मेजरली डिपेंड्स अपॉन इट्स कंपोजिशन। ये क्या होता है वो तो यहाँ पे स्टेट किया हम लोगों ने। अब इसको डिनोट किससे करते हैं भाई, अब इसको डिनोट किससे करते हैं वो लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड विथ, अब इतनी देर से इसके बारे में बात कर ही रहे हैं, सो इट इज डिनोटेड बाय म्यू and is given as फॉर्मूला क्या बनता है इसका, इट इज गिवन एज म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। सबका मीनिंग लिख लेते हैं, बड़ा जरूरी है, इससे तो बहुत क्वेश्चन बनता है। परमिएबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ये
शॉर्ट नोट में यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे बहुत क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नयन, एयर जो है पैरामैग्नेटिक के केस में आप इसको लिख सकते हैं, है ना। एक्चुअल में एयर की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ना, इट्स वैल्यू इज 1, एयर और वैक्यूम दोनों के केस में, इसलिए ऐसा लिखते हैं। तो यहां पर म्यू नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और permeability of free space और permeability of vacuum। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, इट्स मैग्नीट्यूड इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कोई बता सकता है इसकी यूनिट क्या होती है? क्या आप में से कोई इसकी यूनिट बता सकता है? अगर किसी को याद होगा तो सोचिए जरा, कभी पढ़े हैं कि हम लोग इसकी कुछ यूनिट भी होती है? तब तक मैं नेक्स्ट वाले को लिखता हूं। नेक्स्ट जो है दैट इज म्यू आर। म्यू आर क्या होता है, इट इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एंड वी हैव mu r is equals to 1 only for air और वैक्यूम, ओनली फॉर एयर और वैक्यूम। इतना चीज हमको पता रहना चाहिए, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। परमिएबिलिटी जो है ना, ये अभी तक जितना भी लिखे हैं उसमें सबसे ज्यादा सवाल इसी के ऊपर आता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, है ना। इसके बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छा होगा, एग्जाम में उतना इफेक्टिव होगा। हाँ जी, तो मैंने पूछा आपसे कि इसकी यूनिट, म्यू नॉट की यूनिट किसी को आइडिया है क्या कि यूनिटलेस होता है? ठीक है रंजन, ऑल टाइप ऑफ मटेरियल को एक बार सर पूरा ठीक से बता दीजिए, है ना। ऑल टाइप ऑफ मटेरियल को हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जो जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ना उसके बारे में, उन मटेरियल्स का जो सेक्शन हम जहां पे लिख रहे थे पैरा डाया फेरो, उस सेक्शन में जगह बचा बचा करके रखिएगा। जब जब ऐसा कोई पॉइंट आएगा जो उससे जुड़ा हुआ होगा तो वहां पे लिखेंगे उनके बारे में, जैसे यहां लिखे ना वैसे ही और लिखेंगे। अभी आगे चल के ससेप्टिबिलिटी आप पढ़ेंगे, ससेप्टिबिलिटी भी उस केस पे भी हम लोग लिखेंगे उनके बारे में, है ना। तो वहां पर नोट करते जाइए, एट द एंड आपके पास सब मटेरियल्स का अलग अलग एस्पेक्ट से पूरा एनालिसिस रहेगा, तो पूरा क्वेश्चन उसी के अंदर से बनना है। हाँ जी, क्या यूनिट है इसकी? यूनिटलेस, मनीष ने लिखा, हिमांशु ने लिखा नो यूनिट। विवेक का आंसर सही है, दीप्ति का आंसर सही है, और किसी का आंसर सही है क्या? चलिए, स्मृति ने लिखा सर इट इज यूनिटलेस। अच्छा, अगर ये यूनिटलेस है तो हेनरी पर मीटर किसकी यूनिट है बताइए? अगर ये यूनिटलेस है तो हेनरी पर मीटर किसकी यूनिट है? हाँ विवेक, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। बढ़िया है हिराग ज्योति, बिल्कुल सही किया आपने, है ना, कि आपने जगह बना के रखा हुआ है। अगर इनकेस जगह ना भी रहे तो ये पूरा जितना थ्योरेटिकल पार्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, जब वो पूरा कवर हो जाएगा तो लास्ट में आप लोग एक बार डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग देख भी लेंगे क्लास में भी, कि पैरामैग्नेटिक डाया एंड फेरो का फाइनल एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि तब तक आप लोग ये सब टर्म्स पढ़ चुके होंगे, है ना। तब तक ये सारे टर्म्स आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि हर एस्पेक्ट से पैरामैग्नेटिक में क्या क्या चेंज होता है, डाया में क्या चेंज होता है, फेरो में क्या होता है। ठीक है, ऐसा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपने प्लेस जगह बचा के नहीं भी रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरी में लिखिएगा उसके बारे में, आखिरी में लिखिएगा। जहां पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जब जब इनके बारे में कुछ बात होगी तो उसको लिख लेंगे हम लोग ऐसे। लास्ट में पूरे को कंपाइल कर लेंगे एक जगह पे, वो मैं बोर्ड पे करके बता दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सो हेनरी पर मीटर, इसकी एक्चुअल में इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, उस फॉर्म में इसकी यूनिट को बताई जाती है। दैट इज द यूनिट ऑफ म्यू नॉट। म्यू आर जो होता है, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। म्यू आर इज unitless, it is a unitless quantity।
तो अल्टीमेटली म्यू को हम किससे डिनोट करते हैं पता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर से। तो इनका प्रोडक्ट होने की वजह से ओवरऑल इसकी यूनिट हेनरी पर मीटर के फॉर्म में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना? तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव परमेबिलिटी यूनिटलेस होता है ना स्मृति, बिल्कुल सही, अब राइट है। ये जो होता है ना, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। एक्चुअल में ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ये तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, और हर मटेरियल का फिक्स्ड है, किस टाइप का मटेरियल होगा, कैसा कंपोजिशन होगा, उसके लिए रिलेटिव परमेबिलिटी लगभग फिक्स रहती है। तो आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल भी बनाएंगे ना, तो वहां पे अगर आपको एक आयरन का कोर दे दिया और उसकी म्यू आर की वैल्यू बता दिया 1200, तो टिल द एंड क्वेश्चन के आखिरी तक वो 1200 ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। जबकि म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड रहती है 4 पाई 10⁻⁷ पर। तो आगे चल के आप ऐसे भी क्वेश्चन बनाएंगे, मल्टीपल कोर वाले क्वेश्चन, जहां पे कि एक से ज्यादा टाइप के कोर्स एक साथ जुड़े होंगे और सीरीज कनेक्शन होगा इन सब का। मैग्नेटिक में भी सीरीज कनेक्शन होता है, सोचिए। तो जो सीरीज कनेक्टेड सेक्शन होगा, उस सेक्शन में आप देखेंगे कि जहां से मटेरियल बदल रहा है वहां से म्यू आर भी चेंज हो जाएगा। तो म्यू आर मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होता है, जबकि म्यू नॉट सबके लिए फिक्स रहता है। म्यू नॉट चाहे कोई भी मटेरियल हो, फर्क नहीं पड़ता, इट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, तो वो फिक्स रहेगी हमेशा। तो म्यू आर की वैल्यू मैंने यहां पे लिखा हुआ है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 किसके लिए? ओनली फॉर एयर एंड वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम जो है उनकी म्यू आर 1 रहेगी बस, बाकी जितने भी मटेरियल है उनकी म्यू आर अलग अलग होगी। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि म्यू आर, एक क्वेश्चन है इसके ऊपर भी, अ गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will have its mu r high, low, दो ऑप्शन है, सोच लीजिएगा, है ना? आंसर मस्त से पढ़ के इसको करिएगा। थैंक यू सो मच अभिषेक, हो सकता है, क्या पता। चलिए देखते हैं। तो बोलता है कि एक गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक अगर मेरे दिमाग में एक अच्छा कंडक्टर है, मान लीजिए चलिए पेन है, मैं बोलता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो इसकी म्यू आर क्या होगी? हाई होगी, लो होगी या 0 होगी? क्या होगी? बढ़िया, वेरी गुड दिनेश, हिमांशु, मनीष, अनुपा। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, उसको मैं फिर इसी से रिलेट करवाऊंगा आपको, इसी जगह से, यही क्वेश्चन से मैं रिलेट करने बोलूंगा आपको, ठीक है? तो इस पॉइंट को बस याद रखिएगा। अभी आपका जो भी आंसर आ रहा है, हाई आंसर आ रहा है सभी का, सभी ने लिखा कि हाई होगा सर, बिल्कुल सही है। तो जब मैं, अगर सपोज कर लीजिए कि मैं कोई कंडक्टर से कंपेयर कर लूं, कंडक्टर मतलब कि अगर आयरन से या कोई दूसरा कोई भी ऐसा मेटालिक सेक्शन से मैं कंपेयर करूं, निकल से, कोबाल्ट से, किसी से भी कंपेयर करूं, तो एयर और वैक्यूम की रिलेटिव परमेबिलिटी उनके सामने बहुत छोटी है, बहुत कम है, मतलब, है ना? मतलब इसका मतलब तो सिंपल ये मतलब हुआ कि एयर और वैक्यूम आर द पुअर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू निकल या एज कंपेयर टू आयरन। अगर इस हिसाब से अगर तुलना किया जाए ना, कि एक तरफ मेरे पास आयरन है और दूसरे तरफ मेरे पास एयर है, तो इनमें से बैड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? ये होगा पुअरेस्ट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसकी म्यू आर की वैल्यू तो 1 है, जबकि इसकी म्यू आर की वैल्यू विल बी वेरी मच ग्रेटर देन 1। क्यों सर ऐसा? बिकॉज दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड दिस इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सिंपल सा फिनोमिना है, सिंपल सा थिंग है, क्लियर? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है सर, इसकी तो इसकी म्यू आर की वैल्यू तो 1 के आसपास ही रहेगी, जबकि फेरो है सर ये तो, इसकी तो वेरी मच ग्रेटर देन 1 रहेगी। ठीक, एकदम क्लियर है। तो उस एस्पेक्ट से भी क्लियर है, वो जो पढ़ा हुआ था मटेरियल के बारे में, इस एस्पेक्ट से भी क्लियर है कि यहाँ पे वैल्यू हमको पता ही है ऑलरेडी, एयर और वैक्यूम दोनों के कंडीशन में। तो एक चीज समझ में आता है कि एयर और वैक्यूम मैग्नेटिक फील्ड के कोई बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है, कंडक्ट कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं है। अब ये फिनोमिना आगे चल के काम आएगा, ठीक है? यहां तक क्लियर ना इनके बारे में सब चीज? तो जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो ये डेटा याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है अलग से, इसके ऊपर भी क्वेश्चन अलग से आता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, और इनके स्टेटमेंट
और डिफरेंट मटेरियल के एस्पेक्ट में कौन सा ग्रेटर देन 1 कौन सा लेस देन 1, ये तो पूछता ही पूछता है, ये तो फिक्स सवाल है, ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है, ये इतना जो लिखा हुआ है एकदम मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सब एग्जाम के PYQs आप देखेंगे सब में दिख जाएगा आपको। ठीक है, यूनिट ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करता है कई बार, हम यूनिटलेस लिख देते हैं बट एक्चुअल में होता नहीं है, हेनरी पर मीटर के फॉर्म में इसका रहता है। और बताइए फेरेड पर मीटर किसका रहता है? फिर फेरेड पर मीटर का यूनिट कहां पे पढ़ा होगा आपने? हेनरी पर मीटर के केस में आपने लिख दिया, दैट इज राइट। फेरेड पर मीटर किसकी यूनिट होती है? फिर कहीं सुने हैं क्या हम लोग? कुछ पढ़ने के समय कहीं पे आया था क्या? कहीं पे है ना? मनीष फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, शॉर्ट से एक डेरिवेशन का फॉर्म है तो उससे फिर समझ में आता है। एग्जैक्टली दिनेश, बढ़िया। हाँ अभिषेक, इस टॉपिक में ना मेजरली बहुत सारा चीज काम का ही आ रहा है। इसमें ना मैग्नेटिक सर्किट्स में हम एक्चुअल में कन्फाइंड चीजें ही देख रहे हैं, वही चीजें जो एग्जाम में आती है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं देख रहे हैं हम लोग। एक्स्ट्रा तो फिर बहुत सारा कुछ पढ़ सकते थे हम लोग, बट एक्स्ट्रा चीजें नहीं देख रहे हैं। एप्सिलॉन का बढ़िया, नयन वेरी गुड। देखिए परमिटिविटी जब आप लिखते हैं ना इलेक्ट्रिकल में, अगर देखें तो परमिटिविटी जब आप एक्सप्रेस करते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी जिसको हम बोलते हैं, ये दिस इज परमिटिविटी। ठीक है, फिर ये भी एब्सोल्यूट, ये रिलेटिव, एज इट इज वैसे ही। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का एक मैग्नीट्यूड होता है, आपको याद आ रहा होगा 8.84 वाली वैल्यू, तो वो फेरेड पर मीटर इस फॉर्म में यूनिट। अगेन दिस वन इज अ यूनिटलेस, वहां पे पढ़ते हैं आप, वहां पे पढ़ते हैं फेरेड पर मीटर के फॉर्म में। ठीक है, तो उस जगह पे आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा है इस पॉइंट पे। रिलेट करके जस्ट मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आप वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो रिलेट करके आप इसको देख सकते हैं ना। 8.854 वाली वैल्यू हम यहां पे लिखते हैं 10⁻⁴ के साथ। ठीक है, खैर उस पर अभी जाने की नीड नहीं है, मैग्नेटिक्स पे ही वापस आ जाते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने बोला आप याद रखिएगा कि म्यू आर की वैल्यू का हाई होना ये बताएगा कि कंडक्टर उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का उतना बेटर कंडक्टर है। म्यू आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना खराब कंडक्टर है, उतना पुअर कंडक्टर है मतलब। ठीक है, हाँ ये चीज तो है चुनेश्वर, क्योंकि बेसिक्स मस्त बढ़िया हो जाता है आप लोग का यहाँ पे, है ना। फिर मशीन में आप लोग जब पढ़ते, मशीन में आप पढ़ते कि भाई स्टेटर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं कि इट शुड हैव अ लो रिलक्टेंस पाथ, आपको तुरंत पता चल जाता है अच्छा रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है, जानते हैं क्यों, क्योंकि अगला पॉइंट वही है, अगला पॉइंट वही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला पॉइंट लिखते हैं और मजा आएगा। अच्छा मैंने अभी आप लोगों से एनालॉगस नहीं पूछा है, परमिएबिलिटी का एनालॉगस क्वांटिटी नहीं पूछा हुआ है, वो आपको सोच के बताना है, वो भी अभी पूछना बचा हुआ है। 5th पॉइंट पे चलते हैं तब तक। क्योंकि परमिएबिलिटी के एनालॉगस क्वांटिटी के ऊपर भी सवाल बना हुआ है। परमिएबिलिटी तो मैं बता रहा हूं ना आपको, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चन, आप मैग्नेटिक का क्वेश्चन जहां से उठाएंगे आपको परमिएबिलिटी का सवाल दिखेगा ही दिखेगा, और नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं परमिएबिलिटी का फॉर्मूला या तो आया होगा उसके अंदर या कहीं यूज हुआ होगा, तो ये चीज तो होना ही होना है। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं, कोई नया टॉपिक शुरू करें उससे पहले, नया पॉइंट शुरू करें मतलब उससे पहले मैंने पूछा इसका एनालॉगस क्वांटिटी बताइएगा, इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस कौन होता होगा, इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में इसके जैसा बिहेवियर कौन शो करता है। और अच्छा डिस्कस कर चुके हैं क्या, मैंने बता दिया है क्या? विवेक ने लिखा सर आपने तो बताया कंडक्टिविटी करके, चलिए बढ़िया। स्टैटिक और डायनामिक फॉर्म में इसके एनालॉगस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। स्टैटिक फॉर्म और डायनामिक फॉर्म में इसके एनालॉगस क्वांटिटीज स्लाइटली चेंज होते हैं। नहीं कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टेंस नहीं राहुल, कंडक्टेंस इज डिफरेंट, वो अलग है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इसका एनालॉगस क्वांटिटी होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का एनालॉगस इज कंडक्टिविटी, और इसके स्टैटिक और डायनामिक फॉर्म के हिसाब से इसकी जो ये वैल्यूज है वो चेंज होती है। बट चलिए आपको मैं एक ही बताता हूं क्योंकि एग्जाम में एक ही के फॉर्म में पूछेगा आपसे, अलग से कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आएगा कि स्टैटिक या डायनामिक फॉर्म में क्या है, और जानने के लिए आप भले देख सकते हैं।
अच्छा मैंने बताया था ना, ठीक है दीप्ति, ठीक है, मैं भूल गया था कि मैंने बताया कि नहीं बताया। ठीक है, तब तो फिर हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पॉन्स जो होते हैं उसके आधार पे कंडक्टिविटी और परमिटिविटी दोनों ही इसके कैटेगरी में आते हैं। बट जो एक्चुअल फॉर्म होता है, जब सपोज कर लीजिए एग्जाम में आपको कभी नहीं लिखेगा कि स्टैटिक फॉर्म में क्या होता है और डायनामिक फॉर्म में क्या होता है बताओ, तो आपको एक ही फॉर्म में आंसर करना है, दैट इज कंडक्टिविटी। तो करेक्ट आंसर आपका वही रहेगा। बट और जब और डिटेल में आप पढ़ेंगे इसके बारे में और जब थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि नहीं, इसका जब फॉर्म चेंज होता है तो उसके हिसाब से परमिटिविटी भी इसके एनालॉगस क्वांटिटीज में आ जाती है। ठीक है, बट अभी उसको मत याद रखिए क्योंकि एग्जाम में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। उसको मत याद रखिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सीधे सीधे कंडक्टिविटी ही बस आप याद रखिए, दैट मच इज इनफ। सो फिफ्थ पॉइंट इज रिलक्टेंस। व्हाट इज रिलक्टेंस? इसमें एनालॉगस ही पहले लिखवा देता हूं मैं। सो इट इज एन analogous quantity it is an analogous quantity of, नाम से ही पता चल रहा है रेजिस्टेंस जैसा साउंड कर रहा है ये। इट इज एन एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इट इज द एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हिराग ज्योति ने लिखा कि सर कंडक्टिविटी भी नोटेड। हाँ नोट कर लिए ना, ठीक है ठीक है ठीक है। हिमांशु अभी लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे परमियंस का। ठीक है ठीक है। रंजन ने पूछा कि सर परमिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी में डिफरेंस बता दीजिए। देखिए रिलेटिव परमिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, एक रिलेटिव डिफरेंस बताता है जो कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। और परमिबिलिटी जो होती है वो दोनों एस्पेक्ट को देखती है, मतलब मटेरियल के अंदर होने वाला चेंज और प्लस साथ में यानी मीडियम में जो चेंज हो रहा है उसको तो देख ही रहा है, प्लस साथ में जो एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है उसका भी फैक्टर हम साथ लेके चलते हैं, तब बनता है टोटल परमिबिलिटी, ओवरऑल परमिबिलिटी वैसा शो करता है। तो अब रिलक्टेंस होता क्या है? इट इज द एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, सो इट इज द अपोजिशन offered to the transfer of magnetic flux through a magnetic material एनालॉगस भी क्वेश्चन में आता है ना, बहुत बार एनालॉगस पूछ लेता है कि भाई करंट डेंसिटी J है, इसका मैग्नेटिक एनालॉगस बताइए। आपको पता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है B, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों का एनालॉगस पूछेगा आपसे। एमएमएफ का सबसे ज्यादा पूछा है एग्जाम में अभी तक, एसएससी का अगर आप एनालिसिस देखेंगे तो एनालॉगस के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एनालॉगस बहुत बार पूछा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनालॉगस उसका क्या होता है। तो जब पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे उसके बारे में। खैर, तो रिलक्टेंस होता क्या है? इट इज एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल फ्लक्स के ट्रांसफर को जो अपोजिशन ऑफर करेगा, मैग्नेटिक रिलक्टेंस उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ मैग्नेटिक मटेरियल। बढ़िया दीप्ति, वेरी नाइस, है ना। हिराग ज्योति ने पूछा कि किससे डिनोट करते हैं सर कंडक्टिविटी? यार फर्स्ट चैप्टर में लिखे थे हम लोग इसके बारे में, है ना, फर्स्ट चैप्टर में लिखे थे, याद करिए। रेजिस्टिविटी लिखे थे, ऐसे रो होता है, फिर बताया था कि 1/ρ जो होता है दैट इज गिवन एज सिग्मा, दिस इज कंडक्टिविटी। पिछला रिवाइज नहीं कर रहे हो मतलब, है ना हिराग ज्योति, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो पिछला, तभी इतना छोटा वाला जो डाउट क्वेश्चन। और इसको तो हम डिटेल में पढ़े थे, इसकी खूब सारी यूनिट लिखे थे, याद करिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पे उस चैप्टर में इससे बड़ा क्वेश्चन बनता था, ये कंडक्टिविटी के ऊपर खूब सारा क्वेश्चन बनता है, छोटा छोटा ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ विवेक राइट है, एमएफ का जो आपने एनालॉगस बताया वो सही है।
पुतुल ने लिखा जी, नहीं नहीं नहीं, जी जो है उससे कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। कंडक्टेंस से को जी से डिनोट करते हैं। ये सब कंसेप्चुअल डाउट मत लाइए, है ना, नहीं तो कंसेप्ट इधर उधर हो जाएगा, मिस नहीं करना है। आप लोग पूरा बेसिक से सारी चीजें शुरू से पढ़े हुए हैं ना, उसको मिस नहीं करना है, तुरंत नोट्स में देख सकते हैं आप, है ना। दैट इज कंडक्टेंस, जी मतलब कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, 1/r लिखते थे, याद करिए। और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो था वो कंडक्टिविटी था। तो हिराक जो थी ना, कंडक्टिविटी का वो पूछा था ना, किससे डिनोट करते हैं, ठीक। चलिए तो यहां बात करते हैं अबाउट रिलक्टेंस। रिलक्टेंस के बारे में भी कुछ कुछ बातें जानना जरूरी है। सबसे पहला थिंग, इसको किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय विथ कैपिटल एस। इट इज गिवन एज एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए म्यू, इसका फॉर्मूला बनता है। इट इज गिवन एज एल अपॉन ए म्यू, इसका और फॉर्मूला बनता है एमएफ के टर्म्स में। जब एमएफ का इक्वेशन पढ़ लेंगे, फॉर्मूला पढ़ लेंगे, तब फिर वापस से इसकी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है इसके यूनिट के ऊपर, इसके यूनिट के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है। अच्छा खैर, इसको थोड़ा सा और एक स्टेप और इलेबोरेट कर लेते हैं। सो दिस इज एस इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अभी देखिए, जो मैं या मशीन में आप जो भी स्टेटमेंट पढ़ते होंगे कि सर लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए, लो रिलक्टेंस पाथ होना चाहिए, सब लोग बोलते हैं ऐसा, उसका मीनिंग आपको इसके फॉर्मूले के अंदर से अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में, है ना। 3rd यूनिट से 1st यूनिट में पहुंच गया सर फिर से हाँ, अरे बीच बीच में कभी कभी होता है कि कंसेप्ट ब्रश अप करने के लिए वापस पीछे जाना पड़ता है ना। हाँ एग्जैक्टली राहुल, बिल्कुल सही, है ना। कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट। चलिए खैर, पहले इसको समझते हैं। अभी तो रेजिस्टेंस का हम लोग देख रहे हैं एनालॉगस, रेजिस्टेंस का देख रहे हैं एनालॉगस, ठीक। तो इसको डिनोट करते हैं एस से, कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी मैग्नेटिक मटेरियल से जो ऑफर होती है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसफर होने से रोकती है अपने थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रॉपर ट्रांसफर अपने थ्रू नहीं होने देती है। तो पहले क्या आप बता सकते हैं क्या कि ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये क्या मैग्नेटिक मटेरियल की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगा? या सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा? सप्लाई करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का अगर मैं केस लूं तो, है ना, यानी करंट की सप्लाई को कम ज्यादा करके क्या हम रिलक्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हैं क्या वहां से? एक बात। और क्या ये मटेरियल की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है? या फिर चलिए अभी फिलहाल के लिए 2 ही चीज रखते हैं, इसी 2 पॉइंट पे स्टडी करते हैं, ठीक है। दीप्ति ने इसका यूनिट लिखा हुआ है ना, अभी यूनिट पे जाएंगे, अभी यूनिट भी डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता होगा? मैग्नेटिक मटेरियल की खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है क्या, या कुछ कंडीशनल थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि एल ए म्यू, तो क्या ये भी उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा है? क्या चीज है? या करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है? देखते हैं। ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, अभिषेक ने लिखा हुआ है। विवेक ने लिखा इनवर्सली रिलेशनशिप होता है सर फ्लक्स से, ठीक है। मुझे इसका रिलेशन ना करंट के रिस्पेक्ट पे जानना है, मुझे इसका रिलेशन करंट के एस्पेक्ट से जानना है। कंपोजिशन तो होता ही होता है, मटेरियल की कंपोजिशन के ऊपर तो जरूर से डिपेंड करेगा, लेकिन क्या करंट, सप्लाई करंट जो है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का केस हम स्टडी करें, जो कि इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही बारे में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट्स है उसी के बारे में पूरा क्वेश्चन करेंगे हम। तो मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है, आई अग्री 100%, मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर भी होता है, बट किसी मटेरियल के अंदर होने वाला रिलक्टेंस सप्लाई करंट के हिसाब से चेंज हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता, जस्ट मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, तो रंजन ने पूछा कि एस जो है सर वो किस केस में वेरी होगा। चलिए, मुझे लगता है इसके बाद 2 या 3 पॉइंट और आप जब पढ़ लेंगे तो इसके लिए थोड़ी और क्लैरिटी आपको आ जाएगी, है ना। अभी तो मैंने एक चीज आपको बताया कि कंपोजिशन के हिसाब से होता है, इट इज मेजरली बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल की कंपोजिशन के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। अब बात करेंगे अबाउट सप्लाई करंट की, लेकिन उससे पहले ना एमएफ के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जब आप फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसका इक्वेशन जान लेंगे क्या होता है, तो मैं वापस से आपको यही क्वेश्चन पूछूंगा कि अब बताइए कि रिलक्टेंस का करंट के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो उस समय इसके इस रिलेशन को जब एमएफ पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ये रिलेशन ट्रू है कि हाँ कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात है इसके यूनिट की कि सर इसकी यूनिट क्या होती है।
तो इसकी यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज, देखिएगा अलग टाइप की इसकी यूनिट आती है, इट्स यूनिट इज एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अब आपके माइंड में आएगा सर यहां फ्लक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, नीचे तो फ्लक्स है ही नहीं, तो वेबर कहां से आ गया? नीचे तो सर फ्लक्स बना ही नहीं है, तो वेबर आपने कैसे लिख दिया? समझेंगे जब एमएफ के बारे में पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे, है ना। आप बोलेंगे सर हर चीज आप एमएफ के ऊपर छोड़ दिए, देखते हैं चलो ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स के अंदर कि सब वहीं से आएगा। इसकी यूनिट एम्पियर टर्न्स पर वेबर, 80 पर वेबर ऐसा डिनोट करते हैं। वहां पे जब जाएंगे तो समझेंगे ऐसा क्यों होता है। बाकी मीनवाइल बाकी जितनी चीजें उसके बारे में आप जानते हैं, एल दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए जो हो गया दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में, और म्यू के बारे में तो हम सब जानते हैं, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज परमिबिलिटी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, इसीलिए इसका एक्सपेंशन ऐसा हो गया। तो मतलब सिंपल सा थिंग है, आप कुछ मत करिए, इसको रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से रिलेट कर लीजिए, बन जाएगा पूरा। देखिए रेजिस्टेंस किससे प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ से। रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन पे किससे होता है? मटेरियल की एरिया से। तो जब दोनों को मिला देंगे तो कैसे लिखते हैं? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, या फिर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। अब इस फॉर्मूले को इसके फॉर्मूले से जरा कंपेयर करिए, आपको पूरा सेम टू सेम मिल जाएगा, यही पूरा रिलेशन है ना, सेम टू सेम यही रिलेशन आपको मिलेगा, एग्जैक्टली ऐसी रिलेशन। जैसे रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ मटेरियल से प्रोपोर्शनल होता है, मटेरियल की लंबाई अब बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिलक्टेंस का भी सीन वैसे ही होता है। तो मटेरियल की लेंथ आप इंक्रीज कर देंगे, रिलक्टेंस बढ़ जाएगा। मटेरियल की क्रॉस सेक्शन एरिया को आप बढ़ा देंगे तो रिलक्टेंस घट जाएगा। ठीक, बस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हम लोग रो को ना यूज करके 1/μ यूज करते हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज ऑल सेम। अच्छा स्लाइड नीचे कर दो। हाँ, ये तो रिलक्टेंस के बारे में एक बार जल्दी से लिख लीजिए। मटेरियल की कंपोजिशन उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी के ऊपर तो है ही, तो मतलब किसी मटेरियल का अगर रिलक्टेंस हाई है तो वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर है? क्या लगता है आपको? किसी मटेरियल का रिलक्टेंस हाई होगा तो विल इट बी अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर? रिलक्टेंस की वैल्यू अगर हाई आती है किसी मटेरियल के लिए तो अच्छा कंडक्टर कि खराब कंडक्टर? भाई मुझे तो लगता है कि वो खराब कंडक्टर होना चाहिए, पुअर कंडक्टर। बिल्कुल सही राहुल, एकदम सही। और इसको जरा सा और एक फिनोमिना से आप अगर रिलेट करें, अब मैंने वही बोला था पिछले वाले टॉपिक पर कि उस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस से बाद में फिर से पूछूंगा वो पॉइंट, ठीक है। तो यहीं पर मैं जस्ट पूछने वाला था आप लोगों से कि देखिए आप, हम लोग ये बोले कि अगर किसी मटेरियल की म्यू हाई होती है, अगर इफ म्यू इज हाई देन इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिखा था हम लोगों ने। किसी मटेरियल की म्यू या म्यू आर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो अच्छा कंडक्टर होगा। अब आप यहीं से रिलेट करके देख सकते हैं कि किसी मटेरियल की म्यू अगर ज्यादा है तो मतलब रिलक्टेंस कम होगी। इसीलिए मशीन्स पढ़ने के समय आपको बार बार ये चीज बताया जाता है कि जब ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करोगे या जब भी इंडक्शन मोटर आप डिजाइन करेंगे तो उसकी स्टेटर को हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ रखना है, हमेशा इट हैज टू बी अ लो रिलक्टेंस पाथ। जब न्यूमेरिकल आप बनाते होंगे तो वहां पे देखते होंगे कि उसकी म्यू की वैल्यू आपकी हाई रहती है या म्यू आर की वैल्यू ज्यादा रहती है, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू आप ज्यादा रखते हैं, वहां पे आप सिलिकॉन स्टील वगैरह यूज करते हैं, है ना, कोल्ड रोल स्टील यूज करते हैं, ये सब। दीप्ति ने लिखा कि अभी आपने बोला सर हाई होगा तो गुड कंडक्टर होगा, हाई इसके लिए मैं बोल रहा हूं, म्यू की वैल्यू अगर हाई होगी तो अच्छा कंडक्टर, और रिलक्टेंस की वैल्यू अगर हाई होगी तो खराब कंडक्टर। रिलक्टेंस ज्यादा है तो वो अच्छा कंडक्टर कैसे हो सकता है? इट विल बी अ पुअर कंडक्टर ना, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने वाला कंडक्टर अच्छा थोड़ी ना होगा वो, इट विल बी अ पुअर कंडक्टर। साउंड म्यूट हो गया है क्या? साउंड तो ऑन है यार, आवाज नहीं आ रही क्या? रंजन बताइएगा एक बार, बताइएगा साउंड आ रहा है ना, सब प्रॉपर है कि नहीं है, आवाज वगैरह सब आ रही है प्रॉपर? हाँ, ये सभी पॉइंट्स रिलेटेड है ना, ये सभी पॉइंट्स रिलेटेड है। दिनेश ने लिखा कि सर करंट बढ़ने पर रिलक्टेंस कम होगा, बस एक
एक दो पॉइंट और हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, एमएफ तक पहुंचते हैं, फिर देखो करंट का रिलेशन वहां से मिलेगा, तब करंट का रिलेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच विवेक, और आप लोग से इंटरेक्ट करने में मुझे और डबल मजा आता है। सब क्लियर है ना, आवाज आ रही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। रंजन कमेंट आया जस्ट, तो मुझे लगा कि साउंड आना बंद हो गया है क्या? ठीक आ रहा है ना? चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर आगे। हाँ जी, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये सब बात हमको पता होना चाहिए इनके बारे में, ए टू जेड। एसएससी में या कोई भी जेई लेवल के एग्जामिनेशन में ऐसे ही घुमाता है आपको, ऐसे इधर का उधर कुछ का कुछ रिलेशन पूछेगा आपसे। तो अब जैसे रिलक्टेंस का रिलेशन आपको करंट के एस्पेक्ट में पूछ लिया कि सप्लाई करंट के कम या ज्यादा होने से, तो कई बार हम उतने दूर तक सोचते ही नहीं है, हम तो इसी में घूमते रह जाते हैं कि भाई लेंथ बढ़ा, एरिया बढ़ा, म्यू बढ़ा तो क्या होगा, बस इतना। कन्फाइंड नहीं रखना है ना, आपको सब चीज के बारे में पता रहना चाहिए। तो आपको इसका रिलेशन सप्लाई करंट के एस्पेक्ट से, इसका रिलेशन कंपोजिशन के एस्पेक्ट से, इसका रिलेशन टेम्परेचर के एस्पेक्ट से, सबके हिसाब से पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या आपको पता रहना चाहिए। तो रेजिस्टेंस के साथ जब आप इसको रिलेट करेंगे तो आपको पूरा सेम बनता हुआ दिख जाएगा। मतलब आप यहां पे भी सेम चीज लिख सकते हैं कि सर एस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया 1/a, है ना। और इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं कि एस इज प्रोपोर्शनल टू L/a। मतलब मैं जब तक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं लगाया था तब तक ये दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे थे, एक ही जैसे थे, कोई अंतर नहीं था इसमें। ठीक है राहुल ने लिखा कि सर मजा तो आ रहा है पर सर माइंड में सब खिचड़ी हो जा रहा है पीछे का, इसीलिए तो सब लिखना जरूरी है ना, सब पॉइंट टू पॉइंट बना बना के लिखते जाना है। ये अभी मैं समझाते जा रहा हूं, भले मेन चीज है, बट आपको साथ में लिखना भी है हर चीज का रिलेशन। या तो मैं लिखवाते जाता हूं, ये भी कर सकते हैं हम लोग कि मैं बीच बीच में लिखवा भी देता हूं जो चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ना, एजे एग्जाम में क्या करता है पता है, वही छोटी सी चीज पूछेगा आपसे, इसके बारे में हर बच्चा इतना तो पढ़ के ही जाता है, यहां तक ये फॉर्मूला और यूनिट इतना सब पढ़ के जाते हैं। वो पूछेगा क्या आपसे, वो आपको रिलेशन इसका किसी और ही क्वांटिटी के साथ पूछ लेगा, जो हम सोचते ही नहीं नॉर्मली कि अरे उसके साथ भी रिलेशन हो सकता है क्या इसका, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ा हुआ ही चीज रहेगा, रिलक्टेंस सब सुने होंगे, लेकिन उसका रिलेशन उतनी दूर तक हम निकालते नहीं है, और एग्जाम में फिर उतना मौका नहीं मिलता है इतना सोचने का। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना लिखते जाइए, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट इसको आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो इसको हटा देते हैं। तो इसका ओवरऑल फिर मीनिंग क्या निकलता है, रिलक्टेंस का म्यू के साथ रिलेशन, हाई रिलक्टेंस materials will have a lower value of mu r। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्या है मैं बता देता हूं जल्दी से। The high reluctance material will have a lower value of mu r। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको ध्यान में रखिएगा आप कि if air is to be used as a core of solenoid, then which of the following statement is right। है ना, तो एक्चुअल में स्टेटमेंट नहीं बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट, स्टेटमेंट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, बस इतना ही लिखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यही लॉजिक, यही कंसेप्ट जो अभी सीखे उसको क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछ सकता है।
है ना, हाँ एग्जैक्टली अभिषेक, है ना कि हमको सबके साथ प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इसमें सब चीज के बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लिखते जाना पड़ेगा, तभी ये चीजें होंगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग, बढ़िया से पढ़ के। लिखा हुआ है एयर इज टू बी यूज्ड एज अ कोर ऑफ अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड हम बना रहे हैं और उसके कोर के तौर पे हवा को यूज कर रहे हैं, एयर को यूज कर रहे हैं। जैसे एयर कोर कैपेसिटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, एयर कोर इंडक्टर बनाते हैं हम लोग, ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे, उसी की बात हो रही है। एयर कोर इंडक्टर, एयर कोर कैपेसिटर, ये सब पढ़ते हैं ना हम लोग। तो आप मान के चलिए कि जिस सोलेनॉइड की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एयर कोर इंडक्टर है, तो उसके केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये हमको बनना चाहिए। एमसीक्यू में ऐसा सब सवाल, ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। अनुपा का आंसर आ गया ए ऑप्शन के साथ, बढ़िया। राहुल का आंसर भी आ गया ए ऑप्शन, स्वाति सी ऑप्शन, मनीष डी ऑप्शन, रंजन डी ऑप्शन। सभी लोग क्वेश्चन रीड करके जल्दी से आंसर करिएगा। पुतुल का आंसर आ गया ए ऑप्शन, रिंकू का आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। सभी लोग आंसर करें तब मजा आएगा। दिनेश बढ़िया। तो ऐसा ऐसा सब सवाल आ सकता है ना, अलग अलग टॉपिक्स को, अलग अलग पॉइंट्स को आपस में रिलेट करके आपसे पूछ सकता है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग ऐसे सब सवाल एग्जाम में ना, ये सब क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास सब चीज रहेगा, पूरा नॉलेज रहेगा, आपने पढ़ा हुआ, आपको पता है रिलेटिव परमेबिलिटी का रिलक्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, रिलेटिव परमेबिलिटी का पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक के साथ क्या रिलेशन है, और रिलेटिव परमेबिलिटी का किसी भी मटेरियल की कंडक्शन या नॉन कंडक्शन में कितना बड़ा रोल होता है, उसकी वैल्यू हाई होने से कंडक्शन ज्यादा होगा कि उसकी वैल्यू लो होने से कंडक्शन ज्यादा होगा, और रिलेटिव परमेबिलिटी किसी मटेरियल की किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे वेरियस एस्पेक्ट्स हमको पढ़ना होता है, इन सब का हर एस्पेक्ट पता रहना चाहिए। सुमन का आंसर आ गया ए ऑप्शन, विश्वनाथ का आंसर है ए ऑप्शन, चुनेश्वर का आंसर है डी ऑप्शन, दिनेश का आंसर है डी ऑप्शन, स्मृति का आंसर है ए ऑप्शन। तो आंसर की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो या तो कमेंट देर से पहुंच रहा है और या तो फिर कॉन्फिडेंस देर से आ रहा है, दो में से एक चीज तो है पक्का। चलिए अभी क्लियर करते हैं इस डाउट को। सभी का आंसर आ गया ना, स्वाति का भी आंसर आ गया। चलिए सब लोग बोर्ड के साइड अभी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है एयर इज टू बी यूज्ड एज अ कोर ऑफ सोलेनॉइड, तो फिर इसमें से कौन सी कंडीशन सही है। जैसी एयर की बात आती है, आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। एयर, it is a poor conductor of flux, फ्लक्स कंडक्ट करने के मामले में सबसे पीछे। मेटालिक कंडक्टर इससे बहुत ज्यादा आगे, बहुत ज्यादा आगे मेटालिक कंडक्टर। अभिषेक का आंसर क्या है, सी ऑप्शन। नवीन ने लिखा डी ऑप्शन, स्वाति ने लिखा डी ऑप्शन। चलिए रंजन का आंसर भी आया क्या, डी ऑप्शन आया, ठीक। एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम पैरामैग्नेटिक में कंसिडर कर सकते हैं, बहुत वीक कंडक्टर। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होने की वजह से इसकी म्यूआर जो होती है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर या इक्वल टू 1, ऐसा बोला जा सकता है एयर के केस में, है ना। खराब कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है। तो भाई जो पुअर कंडक्टर होता है, हमको एक चीज पता है कि अगर अच्छा कंडक्टर है तो रिलक्टेंस कम होगी, अगर रिलक्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टर खराब है। रिलक्टेंस कभी भी कंडक्शन के फेवर में नहीं रहता, रिलक्टेंस तो अपोजिशन की बात करता है। तो जो अच्छा कंडक्टर होगा उसका रिलक्टेंस अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, रिलक्टेंस हमेशा उसका कम ही होगा। जिसका रिलक्टेंस हाई है वो अच्छा कंडक्टर नहीं हो सकता, ठीक। तो अगर ये पुअर कंडक्टर है तो इसका मतलब इसके केस में रिलक्टेंस विल बी हायर देन इट्स म्यू आर। अगर म्यू आर 1 के आसपास है या 1 है तो रिलक्टेंस तो इससे फिर बहुत बड़ी होगी, ज्यादा रिलक्टेंस ऑफर कर रहा होगा, ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। तभी तो फ्लक्स को ट्रेवल करने में मेहनत करना पड़ रहा है, तभी तो फ्लक्स को ट्रैवल कराने में हमको इतना एफर्ट डालना पड़ रहा है, इसके थ्रू अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पा रही है फ्लक्स, ठीक। अच्छा, और अगर बात करूं मैं म्यू नॉट की, तो म्यू नॉट तो भाई यूनिवर्सल है ना, इसको क्या लेना देना आप कौन सा मीडियम यूज करें, आप चाहे दुनिया का कोई भी मीडियम यूज कर लीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू तो इतनी रहनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। तो अच्छा चलिए अब ऑप्शन की बात करते हैं। अरे ये क्या, ये तो सेम हो गया। देखिए पहले ऑप्शन में क्या था, हम लोगों ने बोला कि एयर का अगर केस है तो रिलक्टेंस हाई होगी सर, रिलक्टेंस विल बी हायर देन इट्स रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी तो छोटा होगा ना, वही तो बता रहे हैं कि वो खराब कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, तो ये तो सही ऑप्शन है सर। और ये भी देखो अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग बात किए कि इट्स म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन या इक्वल टू 1,
तो दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट कि हाँ ठीक है, ये भी पॉसिबल है। इक्वल टू 1 का तो केस होता ही है, हम लोग तो लिखते ही हैं इसके बारे में कि सर चाहे एयर हो चाहे वैक्यूम हो, दोनों केस में इट इज इक्वल टू 1 म्यू आर। तो सही है क्योंकि पैरामैग्नेटिक के केस में आता है। सी ऑप्शन, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये इररिलेवेंट है सर, क्योंकि म्यू नॉट का क्या लेना देना है, वो एयर को यूज करो आप या कोई फेरोमैग्नेटिक यूज कर लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। म्यू तो हर बार इतना ही रहेगा, तो इसलिए ये तो हर केस में जेन्युइन है। ये चाहे ऊपर कोई भी केस लिखा होता है, ये हर बार वैलिड होता, तो ये तो ठीक है। मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सब सही है, सब सही है, ठीक है। ए ऑप्शन तो है ही है सही, क्योंकि अभी अभी जस्ट आप लोगों ने वो पॉइंट पढ़ा, लेकिन एक्चुअल में इस सवाल में सब सही है, एवरीथिंग इज राइट। देखिए एयर का केस है ना, बोल रहा है कि आपको कि एयर को यूज कर रहे हैं सोलेनॉइड के कोर के तौर पे। तो सपोज करिएगा, देखिएगा यहाँ पे कि एयर अगर है ना, तो वो बहुत खराब कंडक्टर है। एयर कोई अच्छी कंडक्टर नहीं होती है भाई, जिसकी म्यू आर ही 1 है या 1 के आसपास की वैल्यू पे जो है, वो तो बहुत कमजोर है ना। म्यू आर बताता है कि कोई कितना अच्छा कंडक्टर हो सकता है, तो म्यू आर का हाई होना बताएगा अच्छा कंडक्टर, म्यू आर का कम होना बताएगा खराब कंडक्टर। अब म्यू आर का रिलेशन अगर आप रिलक्टेंस के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, तो आप देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन पे है ना, तो किसी का म्यू आर हाई है तो उसका रिलक्टेंस कम होगा। मतलब अगर अच्छा कंडक्टर है तो रिलक्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस के हिसाब से समझिए, आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में ज्यादा सुने, तो रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की ज्यादा है तो उसको अच्छा कंडक्टर बोलोगे कि अच्छा इंसुलेटर बोलोगे? आप उसको अच्छा इंसुलेटर बोलोगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इंसुलेट कर रहा है, वो तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। कंडक्टर तो सर खराब है वो। तो यहां पे भी वही केस है, जब बात एयर की हो रही है, और एयर के केस में म्यू आर कितना है? 1 है, बहुत कम है, एकदम लोअर है। अगर म्यू आर की वैल्यू 1 है तो इट इज वेरी लीस्ट वैल्यू। तो किसी का म्यू आर छोटा है मतलब रिलक्टेंस इज हाई, उसकी रिलक्टेंस ज्यादा है, अपोजिशन ज्यादा ऑफर कर रहा है, तभी तो पैरामैग्नेटिक है ना, नहीं तो फेरोमैग्नेटिक नहीं हो जाता क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल विनय, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। विनय ने लिखा है कि सर एयर को कंडक्टर बना सकते हैं क्या और कैसे? एयर तो कंडक्ट करता ही है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एयर में बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के भी हम कंडक्शन करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के केस में जैसे हम नॉर्मली आयोनाइजेशन नहीं करवा सकते एयर में ना, नॉर्मली आपको पोटेंशियल बहुत हाई करना पड़ेगा, करंट की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आयोनाइजेशन का इफेक्ट होगा, तब जाके एयर थोड़ा बहुत कंडक्ट करने लगेगी। और वो भी आपको कंडक्टर्स के बीच की दूरी को कम रखना पड़ेगा। आप अगर हाई वोल्टेज में पढ़ते होंगे, एचवी आपने पढ़ा होगा, हायर फाइनल सेमेस्टर्स के आसपास पढ़ते हैं आप लोग, तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं ना कि रॉड गैप और स्फीयर गैप का टेस्ट हम लोग करके देखते हैं वहां पे, है ना। वो सब आप अलग से उसमें पढ़ते होंगे, सब कोरोना लॉसेज और ये सब के बारे में। तो उसमें स्फीयर गैप एंड रॉड गैप टेस्ट आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि स्फीयर को कितना करीब रखना पड़ता है, तब जाके स्पार्किंग होती दिखाई देती है। एक्चुअल में आप देखेंगे लैब में जब आप वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के केस में ना, हवा के थ्रू बिजली का भेजना एक बड़ा टफ प्रोसेस है, एक कठिन प्रोसेस है, जिसमें बहुत हायर रेंज का पोटेंशियल लगता है, हाई वोल्टेज आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं है, आप बहुत आसानी से एक छोटे से छोटे मैग्नेट से भी ना एयर के थ्रू आप मैग्नेटिक फील्ड को भेज सकते हैं, एकदम पॉसिबल है वहां पर। हाँ बिल्कुल सही कि म्यू नॉट को देखकर ही डी ऑप्शन से ज्यादा लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। एग्जैक्टली राहुल। तो एग्जाम में ना आपके माइंड के साथ खेलते हैं वो लोग, ऐसे इस टाइप का ऑप्शन दे दे के आपको कंफ्यूज करेंगे कि भाई म्यू नॉट कुछ अलग से दे दिया तो अरे नहीं सर ये तो नहीं होता है एयर के केस में। भाई क्यों नहीं होता है? म्यू नॉट तो सबके केस में यही होता है, चाहे कोई भी मीडियम हो, फर्क ही नहीं पड़ता। म्यू नॉट इज एकदम यूनिवर्सल, ये हर केस में यही होगा। आपको तो बस ये दोनों को चेक करना था, ये तो फिक्स था कि ये तो होना ही होना है सी ऑप्शन, तो बस ए और बी में सोचना था कि होगा या नहीं होगा। अच्छा किए है ना ये वाला एक्सपेरिमेंट? हाँ एग्जैक्टली। तो ये उस एक्सपेरिमेंट में, हाँ एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक करके, एग्जैक्टली हिमांशु बिल्कुल सही। तो अब देखिए एयर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कितना टफ प्रोसेस है, इतना हायर वोल्टेज वहां पे रिक्वायर्ड है। नॉर्मल आप एक छोटा सा बैटरी लगा देंगे और उससे आप सोचेंगे कि एयर से कंडक्शन हो जाए, एक 9 वोल्ट की या 10 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट की लगा के, नहीं होगा, नहीं होता हुआ मिलेगा आपको, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपको दिलाना पड़ेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, एक कमजोर से कमजोर मैग्नेटिक फील्ड भी हवा के थ्रू पास कर सकता है। और एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो मैग्नेटिक फील्ड को रोकने वाला दुनिया में आज तक कोई इंसुलेटर ही नहीं बना है। सबसे हैरानी की बात यह है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है, ये तो सबसे बेस्ट थिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड ही दुनिया का एक ऐसा एक पर्टिकुलर फील्ड है इलेक्ट्रिक के साथ, क्योंकि हर चीज में इसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो आप ये चीज पाएंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड को रोकने वाला परफेक्ट इंसुलेटर अवेलेबल ही नहीं है दुनिया में।
देयर इज नो परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये टेक्निकली हर चीज के पार जा सकती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोक सकते हैं आप लोग। एकदम परफेक्ट इंसुलेटर अवेलेबल है भाई, ये पेन है इंसुलेटिंग मटेरियल का है, मैं यहां पे अगर वायर जोड़ भी दूं ना तो कोई सप्लाई यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस सप्लाई की इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा लूं। एट द एंड ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि बहुत हायर वोल्टेज पे केवी और एमवी में मैं चला जाऊंगा, तो ये हो सकता है कि ब्रेकडाउन ऑकर हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन होगा और वहां पे कंडक्शन हो जाएगा, लेकिन ये कंडक्ट नहीं कर रहा है फिर भी किसी केस में, है ना। तो अभिषेक ने लिखा कि सर ये तो अच्छी बात नहीं है ना किसी के माइंड के साथ खेलना, तो ये एजे एग्जाम वालों को कौन समझाए, वो तो खेलेंगे ना, वो तो खेलेंगे ना। देखिए वो लोग का काम है आपके नॉलेज को टेस्ट करना, आपके कंसेप्ट को टेस्ट करना, आपका काम है अपना कंसेप्ट रॉक सॉलिड बना के रखना, एकदम जोरदार, कि कुछ भी आपके सामने थ्रो करे आपको पता रहे कि अरे ये सब मैं जानता हूं, इसके बारे में हर चीज पता है हमको, पूछो क्या क्या पूछना है। आप रिलक्टेंस से रिलेशन पूछ लो, आप टेम्परेचर से रिलेशन पूछ लो, कंपोजिशन से रिलेशन पूछ लो, करंट के रिस्पेक्ट में देख लो, हर चीज आप बता सकें, ऐसा होना चाहिए। तो इस चीज को, हाँ इस फैक्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं कि दुनिया में कोई परफेक्ट इंसुलेटर आज तक बना ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का इंसुलेटर तो है, वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पीवीसी है, ये सब उसके इंसुलेटर्स है, रबर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मुझको एक इंसुलेटर आप बता दीजिए, जो ऐसा कोई एक मटेरियल बता दीजिए कि सर मैग्नेटिक फील्ड इसके पार नहीं जा सकता, है ही नहीं ऐसा, है ही नहीं ऐसा, एक्चुअल में नहीं है। सोच कर देखिएगा एक बार इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में सोचिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है क्या? यस 5-10 मिनट है ना सर, लास्ट को फिर से क्लियर कीजिए। अच्छा लास्ट ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोल रहे हो क्या? देखो मैंने आपको सोचने बोला, आपने मुझको ही टास्क दे दिया कि सर इसको आप क्लियर कराइए, है ना राहुल। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है ना, इसको परफेक्टली इंसुलेट किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को परफेक्टली इंसुलेट नहीं कर सकते हो। आपके आसपास यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, इस टेबल के नीचे भी अगर मैं मैग्नेट रखूंगा और ऊपर आयरन के फिलिंग्स रख दूंगा, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को रख दूंगा अगर मैं, तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसकी फील्ड से, उसकी फील्ड से वो डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे, है ना, वहां पे उसका असर दिखने लग जाएगा। स्लाइड को नीचे कर दूं, ये लीजिए, ऊपर का तो मुझे लगता है लिख चुके होंगे ना, ये क्वेश्चन वाला ही पार्ट आपका लिखने का बचा होगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। ये शॉर्ट में सब कुछ रिलेशंस हैं, ये सब हमको पता रहे अच्छे से, है ना, इसको शॉर्ट पॉइंट बना बना के लिख लीजिए भले आप लोग, है ना, जब तक हम इसके बारे में बात कर रहे हैं आप लिख लीजिए। तो मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड के ट्रांसफर होने में, अपने थ्रू ट्रांसफर होने नहीं देता है। तो किसी मटेरियल की म्यू आर की वैल्यू अगर हाई है तो वो अच्छा कंडक्टर है, और एक अच्छे कंडक्टर में रिलक्टेंस हमेशा कम होगा। तो जब मशीन्स आप डिजाइन करते हैं, जब भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं, तो उसमें इसीलिए आपको हर बार बोला जाता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर अगर बना रहे हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में आप क्या चाहते हो, प्राइमरी साइड में जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, प्राइमरी साइड से जो ईएमएफ बन रही है उसकी वजह से जो भी फ्लक्स है वो लिंक होना चाहिए टू द सेकेंडरी साइड फ्लक्स, सेकेंडरी साइड की कॉइल के साथ वो लिंक होगा, है ना, तब जाके तो फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलो होगा, और उस हिसाब से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो कांटेक्ट में आया और उससे फिर आउटपुट ईएमएफ आपको चेंजिंग नेचर का मिलेगा। तो अगर आपका इस बीच में जो कोर है, ये कोर क्या कर रहा है, यही कोर तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इस कॉइल से उस कॉइल तक जोड़ रहा है ना। जो आपकी दोनों कॉइल्स है, क्या वो फिजिकली कनेक्टेड है क्या एक दूसरे से? नहीं है, डायरेक्टली तो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है ना, मतलब कॉइल का एक सिरा दूसरे वाली कॉइल के साथ तो नहीं जुड़ा हुआ है, वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, उस मैग्नेटिक चैनल के थ्रू, उस मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। तो वो मैग्नेटिक मीडियम का रिलक्टेंस हाई होगा तो क्या फ्लक्स उसके थ्रू उतनी ट्रेवल कर पाएगी, क्या नहीं ट्रेवल कर पाएगी? क्या होगा उस केस में? लीकेज फ्लक्स होने लग जाएगा सर, आसपास की एयर से फ्लक्स लीक हो जाएगी फिर तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको ऐसा मीडियम का बनाते हैं या इस मटेरियल का कंडक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं कि उसकी जो मैग्नेटिक जो रिलक्टेंस है उसके अंदर की वो एकदम मिनिमम होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऐसा मटेरियल खोजो जिसकी म्यू आर हाई हो, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी पहले से ही बहुत ज्यादा हो, तो उसकी ऑटोमेटिकली एस की वैल्यू कम होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, हाँ दीप्ति बताइए क्वेश्चन माइंड में पूछिए। अभिषेक डन, ठीक है।
बचपन में मैग्नेट को स्लेट के नीचे रख के कील को घुमाते थे और जादू देखो बोलते थे, है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअल में कोई रोक ही नहीं सकता था। बचपन में देखे होंगे बहुत सारा टॉय मार्केट में बिकता था कि छोटे छोटे मेटल के बॉल्स थे, है ना, हम लोग भी देखे हुए हैं बचपन में कि मेटल के छोटे छोटे बॉल्स थे, उसको आप बाहर से मैग्नेट से ऊपर लेके जाके एक छोटा सा ड्रॉप सेक्शन होता था उसमें गिराना रहता था, उस पॉइंट उस जगह पे चला गया तो पॉइंट बन गया आपका। ये सब खेलते थे आप लोग। तो ये एकदम बेसिक सा फिनोमेना है, मतलब उस जमाने से आप लोगों का इंजीनियर वाला माइंड था, है ना। आप लोग ये सब अगर टॉय पसंद किए थे तो मतलब आपका उस समय से तय था कि आप लोग इंजीनियर बनोगे, ये बात तो तय हो जाती है इससे, ये फिक्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट को अब यहीं पर रोकते हैं, अदरवाइज इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो और बहुत सारे टॉपिक्स निकलेंगे। अभी इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज आएगा आगे चल के, शायद आज की क्लास में तो नहीं आ पाएगा लेकिन मंडे की क्लास में जरूर से आएगा, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। ये कंसेप्ट अगर समझ में आए तो लीकेज फ्लक्स आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी पॉइंट्स खत्म नहीं हुए, अभी टर्म्स में कुछ और पढ़ना बचा है, कुछ टर्म्स अभी और पढ़ने बचे, इंपॉर्टेंट टर्म जिससे क्वेश्चन बनता है। तो जो भी नंबर पे थे मैं भूल गया, 5th पे शायद थे हम लोग, तो 6th पे आ जाते हैं, दैट इज परमियंस। अगला पॉइंट लिखिएगा परमियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज परमियंस। एक परमिएबिलिटी आपने लिखा, दूसरा परमियंस लिखेंगे। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस it is analogous to conductance. It is analogous to conductance in electrical circuit. देखिए अब आप जो थ्योरी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में मैग्नेटिक्स में इतनी सारी चीजें अभी हम लोग आज ही की क्लास में डिस्कस की और अभी ये हमारा शुरुआती पॉइंट है। अभी तो हम लोग सिर्फ टर्म्स यूज्ड पढ़ रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट ये है ना कि डेली के डेली आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, खास तौर पे जब थ्योरी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो टाइम थोड़ा सा जरूर निकालिएगा, मतलब सोने से पहले हो सके तो एक बार ये सब पॉइंट्स को ना गो थ्रू करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग अगले दिन भूल जाएंगे, तो ये मत होने दीजिएगा। है ना यार, एग्जैक्टली अभिषेक, अभी आपने टाइम के बारे में बोला तो मैंने भी अभी ध्यान दिया। ठीक है, टाइम तो बड़ा जल्दी चला गया यार। चलिए कोई नहीं, इस टाइम पे इतना टाइम लगा के जो चीजें पढ़ी है वो चीजें हमको माइंड में रखना है, उसको जाने नहीं देना है माइंड से। और ये कैसे होगा, जब आप आज ही के आज सोने से पहले रात में ना इसका रिवीजन जरूर करके सोइएगा। जितना भी कुछ आज लिखा है ना, ये छोटा छोटा पॉइंट, ये जो अगल बगल छोटा छोटा जो मैंने ऐसे लिखा, कुछ केस हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सब चीज आपके पास होना चाहिए। इतना ही देख लेंगे आप तो आपको पूरा चीज याद आ जाएगा कि क्लास में हम क्या बातचीत किए हैं, वो याद आ जाएगा। किसके बारे में हम बात कर रहे थे कि भाई म्यू हाई हो गया तो गुड कंडक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू के हाई होने से क्या हो गया, एस की वैल्यू लो हो गई। ये सब आपके पास होना चाहिए, तो इसको एक बार जरूर से पढ़ के आप रखिएगा, जरूर इसको मिस नहीं करना है यार। सो नेक्स्ट पॉइंट है परमियंस। परमियंस के बारे में लिखा है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इट इज एनालॉगस टू कंडक्टेंस इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस के एनालॉगस होता है। ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी का एनालॉगस कोई दूसरा था, कंडक्टेंस का एनालॉगस कोई दूसरा है, दोनों अलग अलग चीजें। इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। इसका फॉर्मूला क्या बनता है सर, इसका फॉर्मूला बनता है P इज इक्वल टू 1/s। P इज इक्वल टू 1/s। अच्छा, S का फॉर्मूला तो हम सब जानते ही हैं। S का फॉर्मूला क्या होता है, L/A म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो वो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, इस बार A म्यू नॉट इंटू म्यू आर ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड में आ जाएगा L। तो फिर सर इसकी यूनिट भी रिवर्स हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर पर एम्पियर टर्न्स। लिख लेते हैं इतनी चीज को। ठीक है चुनेश्वर, कंटिन्यू कीजिए, है ना। वर्क करते हुए भी आप देख पा रहे हैं लेक्चर, इतना ही बहुत बड़ी बात है ना। वर्क करते हुए भी आप लोग देख रहे हैं लेक्चर, दिस इज इटसेल्फ अ बिग थिंग यार। क्लियर है? हाँ जी, इसकी यूनिट
वेबर पर एम्पियर टर्न्स एनालॉगस है किसके? कंडक्टेंस के। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस को जरा रिवाइज कर लेते हैं। भाई सर कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोट करते थे। कंडक्टेंस वाज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, आप समझ में आ गया। जैसे वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था वैसे ये रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो मैग्नेटिक इक्विवेलेंस इन दोनों का एक सा रहेगा। ये दोनों समानांतर हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल के बीच में, एनालॉगस क्वांटिटीज में। ठीक, हाँ, वेबर पर एम्पियर टर्न बिल्कुल सही, P इज इक्वल टू 1/s बिल्कुल सही, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, वैसी मैग्नेटिक में परमियंस, परमिएबिलिटी। ठीक है, एक पॉइंट और, टाइम बचा है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट, एक दो पॉइंट और लिखेंगे, अगली क्लास में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज जितना पढ़ा उसको बस अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। शुरू से एक बार मैं पूरा चीज आपको क्विकली बता देता हूं। अभी तक जो जो भी हम लोगों ने लिखा ना, ठीक है, वो जा चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। अभी तक जो भी कुछ हम लोगों ने लिखा वो हट गया, फिर से बोर्ड से बैक करते करते हट जाता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने लिखा अबाउट फ्लक्स, फिर लिखा अबाउट फ्लक्स डेंसिटी। आखिरी में जब मैं रिवीजन करवाऊंगा तो ये सब चीज आपको बताऊंगा दोबारा से। आखिरी में एक बार मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा आप लोग को। फ्लक्स डेंसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद नेक्स्ट परमिएबिलिटी, रिलक्टेंस, परमियंस। जल्दी से देखते हैं इनके बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट किया, मैक्सवेल्स के फॉर्म में जिसको हम बताते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जिसकी यूनिट वेबर्स के फॉर्म में शो करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी बताता है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितनी है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिसको कि हम टेस्ला में या वेबर पर स्क्वायर मीटर के फॉर्म में डिनोट करते हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, खास तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में इट इज गिवन एज H इज इक्वल्स टू Ni डिवाइडेड बाई L। सिमिलरली यहां पर रिलेशन अगर देखें तो B प्रोपोर्शनल टू H का रिलेशन हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट दोनों ही के केस में एप्लीकेबल दिखता है। और इसी के अंदर से रिलेशन बनता है B इज इक्वल्स टू म्यू H या म्यू नॉट म्यू आर H। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो ये बताता है आपको कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल को अगर फील्ड में आप लेके आते हैं तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट फोर्स विल रिप्रेजेंट इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, दैट फोर्स विल रिप्रेजेंट इट्स इंटेंसिटी। इसकी यूनिट एम्पियर टर्न्स पर मीटर, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। अगली क्लास में जब मैं आपसे मंडे को मिलूंगा तो ये रिवाइज भी करवाऊंगा दोबारा से। तो अगर आपका मिस भी हो जाएगा ना रिवीजन करना तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा। बट पढ़ना तो है और अच्छे से पढ़ना हमको। नेक्स्ट इज परमिएबिलिटी, दैट इज गिवन एज म्यू, इट इज म्यू नॉट इनटू म्यू आर। भाई म्यू नॉट क्या होता है सर? म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी बताता है कि मटेरियल की एबिलिटी टू परमिट, मटेरियल अपने अंदर से कितना अच्छा परमिट करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, म्यू नॉट 4π10⁻⁷ यूनिट हेनरी पर मीटर। और म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, एक मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी। नेक्स्ट रिलक्टेंस गिवन एज कैपिटल S, दैट इज गिवन एज L/A इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो किसी मटेरियल की रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के एनालॉगस होती है। तो रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क करता है, रिलक्टेंस एग्जैक्टली वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में काम करता है। तो रिलक्टेंस का और म्यू का रिलेशन एग्जैक्टली अपोजिट होता है। किसी की म्यू अगर हाई है तो रिलक्टेंस अपने आप कम हो जाएगी उसकी। लास्ट इज परमियंस, दैट इज 1/, रिलक्टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। मजा आया? अच्छे से समझ में आया सभी को? नेक्स्ट सेशन आप लोगों का होगा मंडे एग्जैक्टली सेम टाइम। तब तक इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, फिर से मिलेंगे और यहीं से पूरा कुछ वापस से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, मस्त से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से मंडे की क्लास में। थैंक यू।